हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज, हम आपके लिए लेके आए हैं एंगुलर 14 प्लस फायरबेस के साथ एक क्रड एप्लीकेशन, जिसमें कम्प्लीटली कवर करने वाले हैं क्रड एप्लीकेशन, वो भी फायरबेस डेटाबेस के साथ। फायरबेस डेटाबेस आप लोग जानते हैं क्लाउड डेटाबेस होता है, जो कि हमारा ऑनलाइन डेटाबेस स्टोर होता है। आप कहीं से भी किसी भी समय एक्सेस कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता। आप चाहे लोकल पे रहें चाहे जैसे रहें, लेकिन आपका जो डेटाबेस होता है वो हमेशा सर्वर पे रहता है। तो जो भी डेटा आप फुलफ़िल करेंगे वो डेटा आप डायरेक्टली यहाँ पे गैदर कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं, जो भी आप समझें। ठीक है, तो चलिए उसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं और एक एक चीज़ हम करके देखेंगे प्रैक्टिस की, किस तरीके से एंगुलर फायरबेस की डेटाबेस को कैसे अपने प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट किया जाता है, कैसे उसके साथ क्रड ऑपरेशन इम्प्लीमेंट किया जाता है और किस तरीके से हम लाइव पे एरर को फाइंड कर सकते हैं, बग्स को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारा लैपटॉप का स्क्रीन आपको दिख रहा होगा और हमने जी ड्राइव में एंगुलर प्रोजेक्ट नाम का एक फ़ोल्डर बनाया है। ठीक है, और इस एंगुलर प्रोजेक्ट नाम के फ़ोल्डर के अंदर हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। जैसा कि एकदम बिगनर, एकदम बेसिक लेवल से हम बताते हैं वैसे बताएंगे। तो एक नया फ़ोल्डर हम यहाँ पे क्रिएट किए और उसका नाम देते हैं नोट्स। ठीक है, बेसिकली ये नोट्स एप्लीकेशन है। इसमें आप नोट्स ऐड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ठीक है, इस पे हम cmd एंटर किए और हमारा टर्मिनल ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले npm इंस्टॉल करेंगे, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तो यहाँ पे npm हमारा इंस्टॉल होगा और वो भी एंगुलर 14 इंस्टॉल होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप यूज करने वाले हैं। और सबसे खास बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे बूटस्ट्रैप के कुछ फॉन्ट ऑसम यूज करने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छे आइकन्स प्रोवाइड कराते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सिर्फ फॉन्ट ऑसम में ही मिलता है, कुछ मटेरियल आइकन में ही मिलता है। ऐसा नहीं है, सब अपने अपने अलग अलग आइकन्स की लाइब्रेरी बना के रखे हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, अच्छे आइकन सीखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे हमारा एंगुलर 14 इंस्टॉल हो चुका है आफ्टर ऑल। लेकिन आपको एक चीज़ और बता दें कि हम कुछ प्राइवेट यूज़र के लिए, प्राइवेट मेंबरशिप जो ले रहे हैं, हमारा ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए कम्प्लीटली रेस्टोरेंट एप्लीकेशन बना रहा हूँ, जिसमें फ्रंट एंड, बैक एंड, एपीआई इम्प्लीमेंटेशन, एपीआई टेस्टिंग और मतलब माइक्रो टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें हम लेके आ रहे हैं। और पेमेंट गेटवे के बाद उसकी बिलिंग करना, ये सारी चीज़ हम बताने वाले हैं। प्लेलिस्ट आने वाली है सिर्फ प्राइवेट मेंबरशिप के लिए। तो अगर आप अभी तक आपने नहीं लिया तो आप मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके कोई सा भी प्लान आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप एक मिनट, मैं अपनी वर्ड को स्टॉप करता हूँ। यहाँ पे आपको नया एप्लीकेशन, एंगुलर हमारा 14 इंस्टॉल हो चुका है। नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए आपको ng new कमांड देना पड़ेगा। नोट्स पे आएंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको 2 मैसेज मिलेगा। वुड यू लाइक टू ऐड राउटिंग, तो आप यस कर देना। उसके बाद स्टाइल शीट का फ्रेमवर्क चूज करने को मांगेगा, तो आप CSS चूज कर लेना। ठीक है, यहाँ प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है इंस्टॉल होना। तो अब हम बता रहे हैं कि मैं अपने जो मेंबरशिप हमसे लेंगे उनके लिए सबसे बेटर है कि मीडियम वाला प्लान आप लोग परचेज करना, जिससे कि मैं एनी टाइम सपोर्ट दे सकूं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर मैं बिजी रहता हूं, तो मैं किसी बंदे को रख दूंगा, वो सपोर्ट पे दे देगा। लेकिन अगर आप बेसिक प्लान लेंगे तो हमारे पास सारा डेटा रहता है किसका कौन सा प्लान चल रहा है, तो उसमें मैं सपोर्ट नहीं दे पाऊँगा। उसमें सिर्फ आप वीडियो को देख के खुद आप कंट्रोल कर सकते हो, अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर डायमंड प्लान लेते हो तो आपको सोर्स कोड, 24 आवर सपोर्ट, किसी भी प्रोजेक्ट में आपको सपोर्ट चाहिए Node.js एंगुलर से रिलेटेड, तो मैं 24 घंटा आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। ठीक है, तो चलिए अब हमने अपना प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर लिया है, साथ ही साथ अब हम अपना फायरबेस सेटअप करने वाले हैं। तो फायरबेस गूगल पे लिखते ही आपको फर्स्ट लिंक अपीयर होगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हो। अगर आप किसी और पे जाना चाहो तो आप विदाउट एड्स वाले एप्लीकेशन पे क्लिक करके जा सकते हो। तो मैं विदाउट एड वाले पे क्लिक किया और firebase.google.com पे मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको सिंपली गेट स्टार्टेड करना है। एक एक स्टेप देखते चलो, फॉलो करते चलो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे साइन अप करना होगा। अगर आप साइन अप नहीं किए हैं तो मैं साइन अप किया हूँ, इसलिए ऑटोमेटिकली देखो सिंक्रोनाइज कर लिया मेरा डेटा। राइट साइड टॉप पर देख सकते हो आप, वहाँ पर मेरी फ़ोटोज़ आ चुकी हैं। यहाँ पे हमने और भी सारे प्रोजेक्ट फायरबेस पे बना चुके हैं, ई-कॉमर्स का, लॉगिन ऑथ का। आज यहाँ पे ऐड न्यू करने वाले हैं। ऐड न्यू किए, इंटर योर प्रोजेक्ट नेम, आपको जो भी देना हो, मैं फायर क्रड लिख देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैं फायर-क्रड, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप इसको दोगे,
नीचे आपको आई कन्फर्म करना पड़ेगा, आई कन्फर्म दैट समथिंग समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको फिर एक नए स्टेप पे ले जाएगा जहाँ पे आपको इनेबल का ऑप्शन रहेगा, इसको आपको डिसेबल करना है। डिसेबल करने के बाद आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा और क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ सेकंड के लिए वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे एज ए टाइमर चलेगा। टाइमर चलने के बाद कुछ सेकंड बाद यहाँ पे आपको ये सक्सेसफुली इंस्टॉल करके दे देगा। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रिपेयर हो रहा है, अपने सारे रिसोर्स को प्रिपेयर कर रहा है और उसके बाद ये पूरा डेटाबेस क्रिएट करके आपको देगा। ठीक है, फिनिशिंग अप लिख रहा है, वाओ, ये देखो, नाउ यू आर न्यू प्रोजेक्ट रेडी। कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू करने के बाद आप तुरंत रिडायरेक्ट हो जाएंगे कुछ इस तरीके के इंटरफेस के साथ। ठीक है, तो आपको फ्लटर नहीं यूज करना है। ठीक है, यूनिटी नहीं यूज करना है। ये है फ्लटर का ऑप्शन, ये है यूनिटी का ऑप्शन, गेमिंग के लिए है बेसिकली, और ये है वेब के लिए। तो हमें वेब पे वर्क कर रहे हैं, वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो इसमें हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम अपना क्रेडेंशियल निकालेंगे, इन्वायरमेंट सेटअप क्रेडेंशियल निकालेंगे। ठीक है, तो क्लिक किए हम। क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ आपसे वेब ऐप सेटअप करने को कहेगा। ठीक है, तो आप अपने ऐप का नाम देना चाहेंगे ज़रूर यहाँ पे, क्योंकि आपको अपना ऐप रजिस्टर करना है यहाँ पे। सो बेसिकली तो आप कुछ भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे CRUD दे रहा हूँ, CRUD, और उसके बाद आपको यहाँ पे ऑटो सेटअप होस्टिंग वगैरह नहीं चूज करना, ज़रूरत नहीं है अभी इसकी। ठीक है, क्लिक कर देना। उसके बाद जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ी देर वेट करना। वेट करने के बाद आपको ऐड फायरबेस SDK भी आ जाएगा और यहाँ पे आपके फायरबेस का कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करके दे देगा, जिसमें आपको ऑथ की, ऑथ डोमेन, प्रोजेक्ट ID, स्टोरेज बकेट, मैसेज सेंडर ID, ऐप ID, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो आपको सिंपली इस सेटअप को कॉपी करना रहेगा। ठीक है, आप लोग ऐसा मत सोचिए कि आप लोग को अगर ज़रूरत हो तो आप इसको बिल्कुल वीडियो पॉज करके आप मेरा यूज कर सकते हो, लेकिन सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी मेरे पास आएगी, तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप इसको यूज़ करना चाहोगे, बट आपको यूज़ करना हो तो कर सकते हो। ठीक है, मैं बाद में रिमूव कर दूँगा यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे टाइप करते हैं CD नोट्स के अंदर आ गए और अब इसको हम कोड स्पेस डॉट लिख के अपने प्रोजेक्ट को विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि अभी तक आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी, आई होप। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको ज़रूरत है एकदम बेसिक चीज़ पढ़ने की, तो पहले आप बेसिक चीज़ पढ़िए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, जिससे कि आपको बेटर रिस्पॉन्स मिले। ठीक है, अब हम आते हैं SRC फोल्डर के अंदर और आते हैं इन्वायरमेंट्स के अंदर। environment.ts पे अपने हम इन्वायरमेंट्स को सेटअप करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर इन्वायरमेंट इसलिए सेटअप किया जाता है क्योंकि एक डायरेक्ट इंटरेक्शन बनाता है और environment.ts फाइल आपको आपकी main.ts से डायरेक्ट इंटरेक्ट रहती है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपको सिंपली पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ये इक्वल का साइन हटा के कोलन लगा देना है। कोलन लगाने के बाद इसको आपको सेव कर देना है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपका इन्वायरमेंट सेटअप हो चुका है। अब इन्वायरमेंट सेटअप हुआ है, फायरबेस कॉन्फ़िग सेटअप हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्रोजेक्ट कम्प्लीटली डेटाबेस फायरबेस के साथ कनेक्ट हो चुका है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचा। अब न्यू टर्मिनल मैंने ओपन किया। अब मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ एंगुलर स्पेस फायरबेस। ठीक है, बेसिकली npm.js की जो वेबसाइट है वहाँ से अभी हम इसका एंगुलर फायरबेस का npm इंस्टॉलेशन कमांड निकालेंगे और वहाँ से हम अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो देखो सेकंड नंबर वेबसाइट पे आ रहा है angular/fire। सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक हेयर एंड गो टू न्यू टैब। ठीक है, तो ये देखो npm.js npmjs.com वाली वेबसाइट पे आया और यहाँ पे ये जो कमांड है बेसिकली इस पर आप क्लिक करते ही ये कमांड आप कॉपी हो जाएगा। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ देखो डॉक्यूमेंटेशन इतने सारे लिखे हैं, तो आप अपने हिसाब से दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप मतलब इसको कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, बहुत ईजी चीज़ है। ठीक है, तो मैंने क्लिक किया, कॉपी हो गया क्लिपबोर्ड कॉपी होने के बाद अब इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं राइट क्लिक करके इसको पेस्ट करता हूँ, ये अपने कमांड को देखो पेस्ट हो चुका और सिंपली इंटर कर दूंगा। तो अब ये हमारे एंगुलर के जो प्रोजेक्ट नोट्स वाला प्रोजेक्ट हुआ है उसके अंदर एंगुलर फायरबेस इंस्टॉल करके दे देगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट जब तक ये टाइम लेता है तब तक मैं आपको और भी सारी चीज़ें कवर करते चलता हूँ। ठीक है, तो इसकी गिटहब रिपॉजिटरी में आप चले जाना, यहाँ से आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं किस तरीके से इसको अपने एप्लीकेशन में इंस्टॉल किया जाता है, अपने एप्लीकेशन में कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। ओके, अगर आप
npm.js को डेवलप करने की पावर रखते हैं तो आप npm.js को डेवलप करके आप अपने तरीके से इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। चलो, तो बेसिकली हमारा इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है और उसके बाद न्यू टैब करते हैं और यहाँ पे URL पे आते हैं और यहाँ पे और हम एक काम कर लेते हैं, साथ ही साथ और भी चीज़ें इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पे डायरेक्ट जाते हैं getbootstrap.com पे, वो ज़्यादा सही है, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप भी ऐड कर लेते हैं जब तक हमारा इंस्टॉल हो रहा है। तो सिंपली हमें करना क्या है, getbootstrap.com पे आना है, यहाँ वर्जन 5 सिलेक्ट करना है, अभी वर्जन 6 पे मत करना कोई भी लोग, ठीक है। यहाँ पे इसको हम कॉपी क्लिपबोर्ड करते हैं। कॉपी क्लिपबोर्ड करने के बाद आपको index.html पे आना है, ठीक है। index.html पे आएंगे, कुछ एरर आया है environment.ts पे भी हम इसको फिक्स करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे लिंक टैग के नीचे अपने बूटस्ट्रैप की फ़ाइल को कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, मतलब पेस्ट कर लेता हूँ जो लिंक कॉपी किया, और JS की फ़ाइल भी कॉपी करके ऐप रूट फोल्डर के टैग के नीचे मैं इसको भी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या एरर है, एक सेकेंड। अच्छा, ये इंस्टॉलेशन शुरू है, कोई इशू नहीं है इसमें। चलो, अभी इसकी एरर हम फिक्स करते हैं। बेसिकली वो कॉमा कहीं कोई सेमीकोलन वगैरह का एरर होगा, इतना ज़्यादा माइंड मत करना क्योंकि वो बना बनाया कोड है, उसमें कोई एरर आ ही नहीं सकता, ठीक है। एक नया टैब ओपन करते हैं हम यहाँ पे, और नया टैब ओपन करने के बाद यहाँ पर हम एक सेकंड पहले इसको फिक्स ही कर देते हैं। यहाँ से इसको सेमीकोलन हटा के कॉमा लगा देते हैं, सेव कर देते हैं, ठीक है। हमारा environment.ts सेट हो चुका है, तो इसको हम क्लोज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं फिर से नए टैब पे, और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ बूटस्ट्रैप आइकन, ठीक है, बूटस्ट्रैप स्पेस आइकन। तो बूटस्ट्रैप आइकन अपना खुद का आइकन प्रोवाइड कराता है, बहुत शानदार आइकन्स प्रोवाइड कराते हैं, ऐसा नहीं है। अभी देखो मैं लगाऊंगा, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू इम्प्लीमेंटेशन है, आप लोग करोगे तो बहुत अच्छे से सीख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वेबसाइट अपीयर होगी, इस पर क्लिक कर देना है। वर्जन 1.3.0 शायद ये अभी तक का सबसे लेटेस्ट वर्जन है इनका। तो ये देखो ऐसे आइकन्स हैं यहाँ पे, आप इन सारे आइकन्स को ऐड कर सकते हो। तो उसी तरीके से बिल्कुल जैसे उसका CDN बूटस्ट्रैप CSS का CDN कॉपी किया, वैसे ही यहाँ पे इसका भी CDN है, बट इसको आपको मैनुअली सिलेक्ट करके कॉपी करना पड़ेगा, और कॉपी करके अपने index.html के अंदर लिंक टैग के नीचे पेस्ट करना है इसको भी, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, कोई बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं है ना, जो बहुत ज़्यादा टफ प्रोसेस है। यू कैन हैंडल दिस, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, तो ये भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ, और इसके अंदर आने के बाद इसको मैं प्रोजेक्ट को रन कराऊँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं अब टाइप करता हूँ CMD, और CMD टाइप करने के बाद यहाँ पे हमारा टर्मिनल, नया टर्मिनल एक ओपन होगा, और इस टर्मिनल पे हम बेसिकली अपने प्रोजेक्ट को रन कराएंगे। रन कराने के लिए कमांड है ng serv-o, लेकिन मेरे मशीन में ng कमांड हट चुका है। रोमिंग के अंदर लोकल जो फोल्डर होता है उसके अंदर जो पैकेज होता है वो बेसिकली रिमूव हो चुका है, इस वजह से मैं यहाँ पे npm start कमांड से मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप मल्टीपल कमांड्स से रन करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं उसको कॉन्फ़िगर भी नहीं किया क्योंकि मैं बहुत टाइप के प्रोजेक्ट करता हूँ, PHP पे भी ये सारे, तो इस वजह से मैं उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया। चलो, ये हमारा अभी तक नहीं इंस्टॉल कर पाया कम्प्लीटली, आई थिंक कुछ बिग फाइल हो सकती है। चलो, ये इसे होने देते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारा एंगुलर रेस्टोरेंट वाला प्रोजेक्ट बहुत जल्दी मैं प्राइवेट मेंबरशिप के लिए अपलोड होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने नहीं लिया तो अभी आप परचेज कर सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। बहुत बेसिक प्लान है, ठीक है। एक 90 का प्लान है, एक 180 समथिंग का प्लान है। तो यू कैन ज्वाइन दिस, आई थिंक। आपको अगर प्रोजेक्ट अच्छे से लर्न करने हैं तो, बाकी तो ऐसे छोटे मोटे प्रोजेक्ट मैं नॉर्मल वीडियो डालता रहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारा ओके,
फाइन, यहाँ पे हमारा ये कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया है। अब हम यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट करने वाले हैं ngg स्पेस c स्पेस नोट। तो नोट नाम का कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और साथ ही साथ पैरेलल पे आप देख सकते हैं दूसरे टर्मिनल पे हमारा प्रोजेक्ट रन भी हो रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं src के अंदर, ऐप फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर हमारा अभी नोट नाम का फोल्डर क्रिएट होगा जिसके अंदर 4 फाइलें कंटेंस होंगी और वो चारों फाइलों पे हम बेसिकली वर्क करेंगे अपने नोट्स पे, ठीक है। तो अब इसका कोई काम नहीं इन दोनों फाइल्स का, तो इसको हम अभी रिमूव कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको फिर से ओपन कर लेंगे, ठीक है। वैसे मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत अभी पड़ने वाली है। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट अभी रन ही हो रहा है। ठीक है, ये हमारा कंपोनेंट कम्प्लीटली बनकर तैयार हो गया है और इसके टीएस पे आएंगे सबसे पहले तो हम, ठीक है। यहाँ पे पहले इसको सबसे पहले हम इसको ऐप कंपोनेंट डॉट HTML के अंदर इंपोर्ट कर देंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे कि बाय डिफ़ॉल्ट यही हमारा ओपन हो। तो सबसे पहले एक ड्यू लेते हैं, ड्यू कंटेनर टाइप का ड्यू रहेगा जिससे कि हमारा कोई भी डेटा हो कंटेंस अच्छे तरीके से कंटेनर में दिखे। उसके बाद एक रो लेते हैं और रो लेने के बाद यहाँ पर हम एक और ड्यू लेंगे कॉल md का, कॉल md-4। कॉल md-4 के बाद यहाँ पर हम एक कार्ड क्रिएट करते हैं और कार्ड के साथ और भी स्टाइलिंग वगैरह देंगे प्रॉपरली। और एक छोटा सा सबसे पहले हम कार्ड ही बना रहे हैं और इस कार्ड में बेसिकली डमी डेटा भी पास करेंगे। थोड़ी देर बाद हम इसके अच्छे से डेटा पास करेंगे, ठीक है। ये कैसे ओपन हो गया भाई, 1 सेकेंड, इसको अंडू करते हैं, ठीक है, क्लोज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारा कार्ड है, इसके अंदर आते हैं और इसके अंदर एक और क्लास ऐड कर लेते हैं। ठीक है, कार्ड बॉडी के अंदर S5 टैग के अंदर हम सिंपली लेंगे एंगुलर 14, ठीक है। एंगुलर 14 का ट्यूटोरियल है तो एंगुलर 14 ही लिखेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे एक कार्ड के कंटेंट एरिया में हम एक डमी कंटेंट पास करेंगे। डमी कंटेंट में कुछ सेम कंटेंट को कॉपी पेस्ट मार देंगे मल्टीपल टाइम्स बेसिकली। यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग ले रहे हैं, पैराग्राफ टैग का जो हमारा क्लास है टेक्स्ट म्यूटेड रहेगा। दिस Angular 14 is a framework अब इसी को हम कॉपी करके मल्टीपल टाइम पेस्ट कर लेंगे, ठीक है, जिससे कि थोड़ा कार्ड का कंटेंट थोड़ा काफ़ी बड़ा दिखे। Alt+Z के साथ हम वर्ड रैप कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। अगर आपको ये कमांड नहीं पता है तो आप अपने सिस्टम पे ट्राई करके देख सकते हैं। Alt+Z करेंगे तो ऑटोमेटिकली वर्ड रैप हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक डिफ्लेक्स नाम का क्लास लेते हैं डिव में और यहाँ पे बेसिकली हम एडिट एंड डिलीट का बटन यूज करने वाले हैं, ठीक है। अलाइन आइटम्स हाइफन सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे एक हम i.bi स्पेस बेसिकली बूट स्टेप का आइकन, bi से बूट स्टेप, i फॉर आइकन, bi-pen
पेन मतलब होता है एडिट करना, ठीक है, राइट करना कुछ भी चीज़, तो इसलिए BI-पेन। और हाँ, बैकग्राउंड वॉइस आ रही तो प्लीज़ अवॉइड करें, क्योंकि बगल में बहुत सारे रूम हैं तो आवाज़ आती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड हम ट्रेस का लेते हैं। तो एक हमारा, अब इसको सेव करके चेक करते हैं। तो चेक करने से पहले ऐसे तो चेक होगा नहीं, तो सबसे पहले TS पे आना है, इसके सिलेक्टर को कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपको ऐप कंपोनेंट .html पे आना पड़ेगा, और यहाँ का सारा कंटेंट आपको रिमूव करना है, और उसके बाद उसी सिलेक्टर को एज ए टैग यहाँ पे पास कर देना पड़ेगा बस, ठीक है। सेव करना, सेव करने के बाद रन करा के चेक करो कि आपका कार्ड दिखता है ब्राउज़र पे कि नहीं। अगर आपका नहीं दिखता तो कुछ एरर है, दिखता है तो इसका मतलब एकदम कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। तो न्यू टैब ओपन करते हैं, यहाँ टाइप करते हैं लोकल होस्ट 4200 एंड एंटर हिट करते हैं एंड बूम, देखो यहाँ पे एक छोटा सा कार्ड हमें दिख रहा है। तो अच्छा तो नहीं लग रहा, पर इसको हम भी इतना शानदार बना देंगे कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है देख के, ठीक है, जैसा कि आपने स्टार्टिंग वीडियो में डेमो में देखा है। तो ये काफ़ी टॉप पे टच है। तो अभी यहाँ पे एक हम क्रिएट करने का बटन बनाएंगे और इसको थोड़ा डिज़ाइन देंगे, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे करने वाले हैं, अभी आपको एक एक चीज़ समझ में आने वाली है। तो style.css पे आते हैं, सबसे पहले इसको डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले बॉडी टैग को अपने क्लियर करते हैं। तो बॉडी टैग पे बेसिकली सबसे पहले आपको बैकग्राउंड कलर ही देना चाहिए। तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड दे देते हैं वाइट, हमें वाइट चाहिए, वैसे वाइट नहीं चाहिए, हल्का सा ग्रे चाहिए, बट अभी हम ऐसे पास कर रहे हैं अपने सेटिंग करने के लिए, ठीक है। मार्जिन टॉप पे हम 20 पिक्सल देते हैं। यूँ कह सकते हैं कि हम एक एक चीज़ इसमें जो दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे एक कार्ड नाम की क्लास बनाएंगे हैं, तो उसको हम पोजीशन रिलेटिव देते हैं। उसके बाद ये रिलेटिव क्या हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डिस्प्ले हम देते हैं, डिस्प्ले यहाँ फ्लेक्स देते हैं। फ्लेक्स के बाद यहाँ पर हम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, मिनिमम विड्थ हम यहाँ पे सेट करेंगे 0 नहीं, एक काम करते हैं, चलो वर्ड रैप यहाँ पे देते हैं, ब्रेक वर्ड, क्योंकि वर्ड को हम तोड़ देंगे कार्ड के अंदर, अगर बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा तो, ठीक है। और यहाँ पर हम देने वाले हैं बैकग्राउंड कलर, यहाँ भी सेट करेंगे थोड़ा सा। एक्चुअली जो हमारा कार्ड होगा वो एक्चुअल वाइट होना चाहिए, ठीक है। और जो हमारा बॉडी सेक्शन होगा वो थोड़ा सा हल्का लाइट ग्रे होगा, तो बहुत लुक एंड फील देगा हमारे प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पे ### वाइट का कोड होता है, यू नो वेरी वेल, आई थिंक अगर आप डिज़ाइनिंग से बिलोंग करते हैं तो। एंड यहाँ पे बॉर्डर मैं देने वाला हूँ 0 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। सॉलिड ट्रांसपेरेंट देंगे क्योंकि हमारा ट्रांसपेरेंट रहे। एंड यहाँ बॉर्डर रेडियस भी थोड़ा सा हम देंगे ज़रूर, क्योंकि जिससे कि थोड़ा कर्व फील हो बॉर्डर में, हमारे जो कार्ड्स हों कार्ड्स में कर्व फील हो, नुकीला कार्ड्स ना दिखे, ठीक है। तो यहाँ बॉर्डर रेडियस 1 दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम मार्जिन भी सेट करने वाले हैं। मार्जिन बॉटम हम देते हैं 30 पिक्सल, जिससे कि थोड़ा बॉटम पे आ जाए, थोड़ा टॉप से बॉटम पे आ जाए। उसके बाद अब आते हैं कार्ड-बॉडी, ठीक है, क्योंकि हमने कार्ड तो सेट कर लिया, अब कार्ड की बॉडी सेट करेंगे। बॉडी मतलब जो कंटेंट एरिया है। तो बेसिकली यहाँ पे हम फ्लेक्स सेट करते हैं सबसे पहले, कंटेंट 1 स्पेस ऑटो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट पैडिंग देंगे, पैडिंग बेसिकली हम यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड जो हमारा कार्ड के अगल बगल में जो गैप होना चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए हम पैडिंग यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो पैडिंग हम दे देते हैं 10। और एक सेकेंड, बैकग्राउंड कलर पहले टॉप का हम सेट कर देते हैं, थोड़ा ग्रे टाइप का देते हैं, EDF1FS, ठीक है, हल्का ग्रे रहेगा। अभी आउटपुट आप देखेंगे आपको शानदार लगेगा, ठीक है। तो
एक बार सेव करके आउटपुट देख लेते हैं कैसा लग रहा है। या तो इसको पैडिंग थोड़ा सेट कर देते हैं, 1.5 REM देते हैं, ठीक है। और सेव कर देते हैं, आउटपुट देखते हैं कैसा लग रहा है। बूम देखो कितना अब प्यारा लग रहा है। अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे एक चौकोर बॉक्स बना है। अब देखो कार्ड हमारा एक्चुअल कार्ड लग रहा है, लेफ्ट एंड राइट से एकदम बढ़िया अलाइनमेंट है। बस हमारा बटन थोड़ा सा बेइज्जती कर रहा है, तो इसको भी थोड़ा हम इज्जत सिखाते हैं। चलो थोड़ा सा डिज़ाइनिंग करके, थोड़ा सा कोड करके, जिससे कि ये थोड़ा सा लुक एंड फील आ जाए। लेकिन अभी और भी चीज़ मुझे थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर रही है। एक सेकेंड, इसमें क्या कमी लग रही है यार। ठीक है, एक काम करते हैं, हम आते हैं अपने component.html पे पहले तो, ठीक है। और HTML पे आने के बाद हम एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पर एक div बना लेते हैं, सॉरी स्पैन टैग ले लेते हैं, ठीक है। स्पैन टैग का MX2 देते हैं। MX2 के अंदर पेन को हम पास कर देते हैं। ये हमारा जो बटन आई है, पेन वाला बटन है, ठीक है। स्पैन है, सपन नहीं इसका हम यहाँ से कट करते हैं। कट करने के बाद इसको हम पेस्ट कर लेते हैं अपने इस पे, ठीक है। इसी तरीके से एक और कॉपी करते हैं, स्पैन टैग को सेम बनाते हैं और इस स्पैन टैग को ट्रेस वाले के लिए पुट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लोज कर देंगे स्पैन। सो बेसिकली ये हमारा बन के तैयार हो चुका है। एक बार आउटपुट देखते हैं, अभी रन हुआ, बूम। देखो थोड़ा गैप क्रिएट हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, ना कोई तीर मारनी पड़ी। ये सब बूटस्ट्रैप की क्लास कर रही है, मैं बहुत ज़्यादा डिज़ाइन भी नहीं कर रहा हूँ। बहुत थोड़ा सा डिज़ाइन किया हूँ, आप लोग देखे हो अभी style.css में। और इतना तो कोई भी बच्चा भी कर सकता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मैं तीर नहीं मार रहा हूँ इसमें, कहने का मतलब ये है। अब चलिए एक बनाते हैं, एक सबसे पहले तो आते हैं अपने डॉक में, और यहाँ इस डॉक के अंदर आके सबसे पहले एक मॉडल लेंगे हम। तो मॉडल लेफ़्ट साइड में स्क्रॉल करो और आ जाओ कंपोनेंट पे, और कंपोनेंट पे आके मॉडल पे क्लिक कर दो, ठीक है। मॉडल बेसिकली क्या करता है, एक बटन होता है, उस बटन पे क्लिक करने पे एक दूसरा एक्शन ओपन होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये गंदा लग रहा है। इस पे क्लिक करते हैं, इसको भी नहीं चाहिए, हालांकि ले सकते हैं लेकिन वी डोंट नीड दिस। इस पे क्लिक, ये भी नहीं चाहिए हमको। ओके, इस पे क्लिक करते हैं, ये भी नहीं सही है यार। इस पे क्लिक करते हैं, इस पे तो पता नहीं क्या क्या है, खिचड़ी हुआ है। ये चाहिए मुझे, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, परफेक्ट यही चाहिए। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, डायरेक्टली यहाँ से उठाता हूँ इस पहले वाले बटन को, और ये सिंपली मैं कॉपी करूँगा मैन्युअली Ctrl+C बटन से। और उसके बाद मैं कहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा पता है आपको? मान लो इसको तो सबसे पहले टॉप पे मैं पेस्ट करूँगा, क्योंकि बटन है, बटन हमारा टॉप पे होना चाहिए, ठीक है। तो कंटेनर के बाद रो के बीच में यहाँ पे मैं इसको पास कर दिया। पास करने के बाद यहाँ पे कुछ चीज़ अननेसेसरी कोड को मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा, बिकॉज वी डोंट नीड दिस कोड, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये लिखा है इतना लंबा सा, मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे सिंपल लिखूँगा क्रिएट नोट्स या क्रिएट नोट, ठीक है। और यहाँ पे आप चाहो तो अपने बूटस्ट्रैप आइकन लगा सकते हो, प्लस का सिंबल वाला। तो चलो लगा लेते हैं, इसमें क्या जाता है। तो आते हैं यहाँ पे सबसे पहले, एक सेकेंड, ये रहा आइकन्स। तो आइकन्स कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, अरे कहाँ मिलेगा आइकन? ये रहा आइकन का टैब, क्लिक किया। अब यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स मुझे दिख जाएंगे, जो भी आइकन आपको चाहिए। अब मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ ऐड पे देखो ये बहुत सारे प्लस के सिंबल्स आ गए हैं। हालांकि मैं बहुत सिंपल से यूज़ कर रहा हूँ, आप और भी चीज़ें यूज कर सकते हो, मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। तो सिंपली यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद ऐड नोट के बगल इसको पेस्ट कर दूँगा और ये हमारा लग जाएगा, ठीक है। देखो कितना आसान है लगाना। अब यहाँ पे आता हूँ, देखो क्रिएट नोट का बटन आ गया,
लेकिन अब इस पर क्लिक करने के बाद वो हमारा फॉर्म खुलना चाहिए। तो बेसिकली वो फॉर्म आपको मिलेगा कहाँ पे, तो उसके लिए आपको वीडियो तो देखना पड़ेगा ना आगे। चलो अब हम एक काम कर लेते हैं, अपने कोड पे आते हैं और कोड पे नहीं, कोड पे आके हम क्या उखाड़ेंगे, अपने ब्राउज़र पे आते हैं, जहाँ मॉडल था यहाँ पे आते हैं और ये कौन से एक्शन को कॉल कर रहा है उस एक्शन को हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा इसको पहले हम हटा देते हैं, ये कोई काम करना है। यहाँ पे लिखेंगे हम ऐड नोट्स मॉडल या मॉडल, या जो भी आप बोलना चाहो, मॉडल या जो भी बोलना चाहो, सब लोग अपने अपने तरीके से बोलते हैं, तो आपको जो भी पसंद हो आप वो यू कॉल कर सकते हो इसको। ठीक है, तो मैं ऐड नोड मॉडल को कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे। और कब ऐड नोड मॉडल कहाँ मिलेगा हमें, ये टारगेट कहाँ मिलेगा, ये टारगेट हमें यहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं, इसको स्क्रॉल लेफ्ट करते हैं और ये पूरा का पूरा कोड हम इसको उठा लेंगे यहाँ ड्यू टैग से, और जहाँ तक क्लोज हो रहा है उस पूरे ड्यू को उठाएंगे, कॉपी करेंगे और अपने प्रोजेक्ट में ले जाके चेप देंगे। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे हमने इसको पूरा का पूरा ला के पेस्ट कर दिया है। और अब इसके बाद थोड़ा सा अपने हैश टारगेट के साथ इसको भी रिप्लेस करेंगे। जो एग्जांपल मॉडल है इसको हम चेंज करेंगे ऐड नोड मॉडल वाले से। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम चेंज कर दिए। ठीक है, चेंज करने के बाद अब हमें करना क्या है कि इसको एक बार हम सेव करके रन करा के चेक करेंगे कि ये एक्चुअली में मतलब सही दिख रहा है कि नहीं। वैसे तो अभी इसमें बहुत सारी चीज़ कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत है, बिना कस्टमाइजेशन के अच्छा नहीं दिखेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी देख लेते हैं कि जितना हम कर रहे हैं सही वे में जा रहे हैं, सही ट्रैक पे जा रहे हैं कि नहीं। कभी कभी क्या होता है हम करते रहते हैं, बाद में फिर डबल मेहनत करना पड़ता है। सो उससे पहले हम एक एक चीज़ चेक करते चलते हैं कि सही जा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आए, क्लिक किए, देखो ये हमारा मैसेज खुला, रिसिप्ट एंड मैसेज। ठीक है, परफेक्ट। तो अब हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत है, थोड़े थोड़े हम चेंज करेंगे इस पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैसेज लिखा है तो इस पर डिस्क्रिप्शन होगा। सेंड मैसेज पे हम कर देंगे ऐड नोट। ठीक है, ऐड नोट्स यहाँ पे भी आप चाहो तो सिंबल मतलब आइकन्स लगा सकते हो, अगर आपको लगता है कि अच्छा लगेगा तो। ठीक है, क्योंकि मैं पहले बताया हूँ आप हमसे अच्छे डिज़ाइनर हैं। और यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, कुछ अपना कस्टम मैसेज डाल सकते हो, जैसे ऐड डेली नोट्स। ठीक है, ऐड डेली नोट्स, आप डेली का नोट्स अपना ऐड कर सकते हो यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं और एक काम करते हैं, जब मुझे कोड दिखता है ना तो बहुत खुजली मचती है इधर उधर छेड़ने की, तो इस वजह से कन्फ्यूजन होता है। तो चलो ठीक, कोई नहीं, इसको हम एक काम करते हैं, इतना सिंपल सा कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से पूरा कॉपी करते हैं यहाँ तक। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अपने एडिट बटन पे भी इसको हम कॉल करेंगे, और एडिट बटन वाले पे ऐड मॉडल नहीं खोलेंगे, एडिट मॉडल खोलेंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे हम डिलीट पे क्यों लगा रहे थे यार, कुछ भी। ओके, नाउ ये हमारा डिज़ाइन पूरा कंप्लीट हो चुका है ऐड मॉडल का। एडिट का भी अभी थोड़ा सा इसको मैं एडिट करता हूँ, लिखता हूँ एडिट, और एडिट वाले के लिए भी फॉर्म अलग से ओपन करूँगा, सेम कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा उसको। ठीक है, कर दिया। अब इसको सिंपली यहाँ से मैं इसके लिए कमेंट पास कर देता हूँ, ऐड मॉडल ऐड डेली नोट्स। अरे यार क्या, ऐड नोट्स मॉडल। ठीक है,
इसको मैं फ़िलहाल कमेंट मार देता हूँ यहाँ पे, जिससे कि लगे कि हाँ यहाँ से हमारा ऐड नोड का मॉडल खुला है। और उसके बाद इसको पूरा का पूरा हम यहाँ से कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद एक बार और इसको हम पेस्ट कर लेंगे और एडिट सेक्शन के लिए पोस्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको सिंपली हम रिप्लेस करेंगे एडिट से, और यहाँ पे आईडी पे भी जहाँ ऐड मॉडल है यहाँ एडिट मॉडल करेंगे। तो इसको हम लिखते हैं एडिट नोड्स, और उसके बाद यहाँ पर जो आईडी है हमारा, हमने बोला ना आईडी को भी हम रिप्लेस करेंगे एडिट से रिप्लेस कर दिए, सेव कर दिया। अब एक बार चेक कर लेते हैं कैसा वर्क कर रहा है। ऐड पे क्लिक किए तो ऐड डेली नोट्स आया, ठीक है, क्लोज कर दिया। एडिट पे क्लिक किया तो एडिट नोट्स आया। इसका मतलब हमारा दोनों फॉर्म रेडी हो चुका है और हम कम्प्लीटली एकदम सही ट्रैक पे हैं, ठीक है। तो चलिए अब थोड़े थोड़े हम अपने और चेंजेस की तरफ बढ़ते हैं। इसको हम अपडेट नोट्स कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपडेट नोट करने के बाद एक बार सेव करते हैं, और उसके बाद सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ जो लेबल्स के नेम हैं उनको मैं रीनेम करूँगा। उसके बाद यहाँ पे टीएस में इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आते हैं इस टेक्स्ट एरिया पे, और मैसेज को मैं यहाँ पे देता हूँ नोट डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे देता हूँ नोट टाइटल, ठीक है। क्योंकि टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, पहले एक टाइटल आप दोगे जैसा कि हमारा एंगुलर 14 लिखा था, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन लिखा था। सेम एज दिस यहाँ पे भी नोट टाइटल नोट डिस्क्रिप्शन लिखा रहेगा, और इस पे भी नोट डिस्क्रिप्शन एंड नोट टाइटल लिखा रहेगा। ऐड एंड एडिट दोनों फॉर्म में सेम एज दिस। कैप्शन आपको रखना है, कैप्शन मतलब लेबल, ठीक है। आप अपनी अपनी भाषा में बहुत सारी चीज़ कह सकते हो, कैप्शन, लेबल, हेडिंग, व्हाटएवर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सेव करते हैं इसको, और थोड़ा टॉप पर आते हैं। एक बार आउटपुट देखते हैं, नोट टाइटल नोट डिस्क्रिप्शन ऐड नोट, ठीक है। एडिट पे क्लिक करते हैं तो नोट टाइटल नोट डिस्क्रिप्शन अपडेट नोट, ठीक। तो एकदम प्रॉपरली हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अब बस हमें डेटा, रियल टाइम डेटा के साथ इंटरेक्शन बनाना है। तो रियल टाइम डेटा के साथ इंटरेक्शन बनाने के लिए हमें पहले टीएस पार्ट में आना पड़ेगा। टीएस पार्ट के लिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो अपने गिटहब पे आते हैं और अपने फायरबेस को यहाँ पे सिंक्रोनाइज करते हैं, मतलब कॉन्फ़िगर करते हैं। तो फायरबेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पे लिखा है आप किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। एक एक स्टेप लिखा है, चाहे आप गिटहब की रिपोजिटरी में आए, चाहे आप npm.js पे। तो बेसिकली इन दोनों फाइलों की हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो इन दोनों फाइलों को हम एक काम करते हैं, सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं। जो दोनों लाइब्रेरी इंपोर्ट हुई हैं यहाँ पर, इनको कॉपी करो, ऐप module.ts पे आना है और आपको पेस्ट कर देना है जहाँ पे आप सारे पैकेजेस इंपोर्ट किए हैं, ठीक है। उसके बाद इसको आपको करना क्या है, आपको इसको अपने इंपोर्ट एरे में भी डालना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको सेट कर देते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं। गेट ऐप का हमें कोई काम नहीं यहाँ पर, ठीक है। इन चारों चीज़ का हमें काम है, तो इन चारों चीज़ को हम इंपोर्ट फ्रॉम ऐप, सही है। अब यहाँ पे आते हैं इंपोर्ट्स के अंदर आपको जैसे लिखना है उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है इस कोड को, और कॉपी करने के बाद अपने इंपोर्ट एरे के अंदर इसको पास कर देना है कॉमा के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे जो 3 डॉट्स है, इस डॉट को हम रिमूव करेंगे। यहाँ पे हम अपने इन्वायरमेंट का कॉन्फ़िगर फाइल यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले जो 3 डॉट है कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो एरर आ रहा है रेड कलर का, इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं और यहाँ पे हम अपने environment.ts को कॉन्फ़िगर करेंगे, मतलब इन्वायरमेंट फाइल को इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। तो ये रहा हमारा इंपोर्ट कर लिया इसको हमने, और इंपोर्ट करने के बाद देखो ऊपर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है। इंपोर्ट करने के बाद डॉट फायरबेस कॉन्फ़िग, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एक फायरबेस कॉन्फ़िग नाम का ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आपको कॉल करना होता है। तब अब आप एलिजिबल हुए हैं फायरबेस को कॉन्फ़िगर, फायरबेस का जो कॉन्फ़िगर है अब उसके लिए आप एलिजिबल हुए हैं, ठीक है। अभी आप रियल टाइम डेटा से इंटरेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप कॉन्फ़िगर किए हैं अपने फायरबेस को अपने एंगुलर के साथ, बस इतना ही आप कर पाए हैं और अभी इससे ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं। तो चलिए इसमें आगे और भी चीज़ देखते हैं। nggc
नहीं सर्विस बनाने में, GS नोट, ठीक है। एक नोट नाम का सर्विस बनाएंगे तो 2 फाइलें क्रिएट होगी, ठीक है, service.ts, सर्विस spec.ts। तो उस सर्विस के थ्रू हम यहाँ पर हम मेथड वगैरह सर्विस में लिखेंगे। सर्विस में मेथड लिखने के बाद उसको हम सब्सक्राइब करेंगे कहाँ पे, कंपोनेंट पे। इस दौरान एरर भी आ सकता है, एरर भी आएगा, उसको भी हम फिक्स करेंगे। एरर में टाइम भी लग सकता है, ठीक है, क्योंकि रियल टाइम जब एप्लीकेशन आप बनाने लगो ना तो आपको समझ नहीं आता कि आप मतलब कहाँ पे एरर कर रहे हैं। बहुत छोटे से एरर हो जाएगा, समझ नहीं आएगा, आप करते चले जाओगे, बाद पता चलेगा अरे यहाँ पे तो ये नहीं ये होना चाहिए, इस तरीके से एरर आते हैं, ठीक है। चलो साथ ही साथ है कि यहाँ पे हम इंटरफेस फाइल क्रिएट करेंगे node.ts का, और node.ts पे हम सिंपली एक्सपोर्ट इंटरफेस स्पेस यहाँ पे देंगे नोट, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पर हम अपने डेटा का डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, ठीक है। आईडी हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा, नोट टाइटल होगा हमारा स्ट्रिंग, और नोट DEC लिख देते हैं हम, नोट_DEC। डिस्क्रिप्शन बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसको भी हम रखते हैं स्ट्रिंग टाइप का, और इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इस नोट को हम जहाँ हमें ज़रूरत होगी इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने सर्विस फाइल पे आते हैं और यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना है सबसे पहले, ठीक है। तो इंपोर्ट करने के लिए सिंपली इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ करोगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करोगे, उसके अंदर आप नोट पास करोगे और इस कहाँ से आप ये फाइल उठा रहे हो उसका पाथ दे दोगे। तो इस तरीके से आप मैनुअली इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। जो लोग बिगनर हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, सिंगल डॉट स्लैश और यहाँ पे आपको मिल जाएगा node.ts, हो गया, सेव कर दो। तो यहाँ पे हमने फाइल को इंपोर्ट कर लिया है। अभी एरर इसलिए किस लिए एरर आ रहा है, एक सेकेंड, एरर, अच्छा यहाँ पे मैंने फ्रॉम नहीं लिखा है यार, मैं कहाँ मतलब ये फ़ाइल कहाँ से मैं उठा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो एरर दूर हो गया। अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, अब आप जो भी डेटा टाइप डिफ़ाइन करोगे आप नोट के बिहाफ पे डेटा टाइप डिफ़ाइन करना पड़ेगा, जिससे कि आपका ये इंटरफेस प्रॉपरली वर्क करता रहेगा। डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, डेटा क्रिएट करने के लिए, डेटा एडिट करने के लिए ये नोट आपका वर्क करेगा। अब यहाँ पे आपको फायरबेस स्टोर भी इंपोर्ट करना है, फायरबेस स्टोर इंपोर्ट कर लो। यहाँ पे एक प्राइवेट क्रिएट करेंगे, प्राइवेट कीवर्ड, और यहाँ पे हम देंगे फायरबेस सर्विस है ना, तो FS देंगे, सिंपली FS:फायरबेस सर्विस, फायरबेस स्टोर, ठीक है। तो हमारा फायरबेस स्टोर ऊपर जो अभी हमने इंपोर्ट किया इसको अब हम यूज़ कर पाएंगे। और एक चीज़ ध्यान दो कि जब हम API बनाते हैं तो उसमें हम HTTP यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम फायरबेस स्टोर यूज़ कर रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है। चलो ऐड न्यू, अगर जब भी आपको कोई नया नोट ऐड करना हो तो उसके लिए एक मेथड हम लिख रहे हैं ऐड नोट नाम से, और यहाँ पर हम नोट एज आर्गूमेंट लेते हैं जिसमें हमारा किस टाइप का डेटा होगा, नोट टाइप का डेटा। नोट हमारा क्या है, इंटरफेस है, ठीक है। एक एक स्टेप ध्यान से समझना, नहीं तो एरर आएगी, आप समझ ना पाओगे। ठीक है, node.id इज इक्वल टू डॉक, बेसिकली डॉक जो होता है हमारा फायरबेस का प्री डिफाइंड फंक्शन एक होता है, प्री डिफाइंड मेथड होता है। जो कलेक्शन है, कलेक्शन भी फायरबेस का प्री डिफाइंड मेथड होता है, जो डेटाबेस के डेटा को कलेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपली यूज़ करेंगे this.fs:id, उसके बाद यहाँ पे देंगे यहाँ पे डायरेक्टली .id पास करेंगे, क्योंकि नोट ID पे तो हम इसकी ID को स्टोर ही कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो डॉक का लिए एरर आ रहा है, तो इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कहाँ पे होगा, जहाँ पे हमारा फायर स्टोर इंपोर्ट हुआ है उसी पाथ के अंदर ये भी हमारा इंपोर्ट होगा। तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, क्विक फिक्स करेंगे, फायर स्टोर पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली फायर स्टोर पे अपडेट हो जाएगा। आप चाहो तो नया फायर स्टोर पे रखो, चाहे तो एंगुलर के अंदर फायर स्टोर पे रखो, आपको जहाँ रखना हो वहाँ रख सकते हो। एरर नहीं आएगा, किसी पे भी वर्क करेगा, क्योंकि लेटेस्ट एंगुलर है। लेटेस्ट एंगुलर हमारे लेटेस्ट फायरबेस को सपोर्ट बहुत अच्छे से करता है। बट हम इसको अपने एंगुलर के अंदर जो फायर है, फायर के अंदर फायर स्टोर है, उस पर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी ये चीज़ ध्यान देना। अब हम आते हैं
सेकेंड स्टेप पे अब यहाँ पे रिटर्न कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेटा रिटर्न होगा, सर्विसेज के अंदर डेटा को हम रिटर्न कराते हैं। ये देखो ऐड डॉग बेसिकली क्या है हमारा, ये भी हमारे फायरबेस के साथ इम्प्लीमेंटेड प्री डिफाइंड मेथड है। उसके साथ हमारा कलेक्शन वर्क करता है दिस डॉट एफ एस कॉलन, यहाँ पे हम देंगे कैपिटल्स इन नोट्स, क्योंकि नोट्स नाम का डेटा मैं बनाऊंगा अपने फायरबेस कलेक्शन के अंदर। डॉट यहाँ पे हम देने वाले हैं इस पे कॉमा नोट, ठीक है। तो ये हमारा क्या करेगा, डेटा को ऐड करेगा बेसिकली। कहाँ पे ऐड करेगा, नोट्स के अंदर ऐड करेगा। अब इसी तरीके से हम एक और मेथड बनाते हैं गेट करने के लिए, अंदर मतलब डेटाबेस में कितने डेटा हैं उसको गेट करना हो तो यहाँ पे गेट ऑल नोट्स फ्रॉम डेटाबेस, गेट नोट्स गेट नोट को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, डेटा को ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेबल हमारा RxJS का क्लास लाइब्रेरी का है, तो यहाँ पे RxJS ऊपर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है। अब देखो नोट के साथ यहाँ पे ब्रैकेट में इसको टैग वाले ब्रैकेट के अंदर इसको रखा तेरा रहा है, क्योंकि हमारा जो नोट्स के अंदर डेटा है ऑब्जेक्ट होगा या एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, तो इसको मुझे एज ए एरे डिफाइन करना पड़ेगा अभी लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिटर्न करा रहा हूँ डेटा, नहीं, रिटर्न कराने से पहले एक वेरिएबल लेते हैं और वेरिएबल के अंदर हम उसको स्टोर कराएंगे, ठीक है। नोट्स रेफरेंस, ठीक है। नोट्स रेफरेंस में क्या करेंगे, कलेक्शन, किसका कलेक्शन, अपने डेटाबेस के कलेक्शन के डेटा को कलेक्ट करेंगे, किसके थ्रू, FS फायरबेस स्टोर के थ्रू, और यहाँ पे किसको, नोट्स नाम का हमारा डेटाबेस जो बनेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम रिटर्न करा लेंगे किसको, नोट्स रेफरेंस को, रिटर्न कलेक्शन डेटा, कलेक्शन डेटा के अंदर हम क्या करेंगे, नोट्स रेफरेंस, ठीक है, कॉमा पैरेंथेसिस के अंदर हम पास करेंगे यहाँ पे आईडी फील्ड्स एज एक तरीके का आइडेंटिफायर की तरह वर्क करेगा, आईडी के आइडेंटिफायर की तरह वर्क करता है, ठीक है। आईडी FIELDS, ठीक है, फील्ड ही लिखते हैं, कॉलन, यहाँ पे हम आईडी पास कर देते हैं। अच्छा, ये करली ब्रैकेट में हमारा रहेगा, इसीलिए एरर आ रहा है, ठीक है। अभी भी एरर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे एलियास देना पड़ेगा एज ऑब्जर्वेबल, ठीक है। बेसिकली इसको पता नहीं है चल पा रहा है कि क्या करना है इसको, इस वजह से समझ नहीं पा रहा। तो जब मैंने इसके एज ऑब्जर्वेबल नोट्स दिया तो देखो ये दे दिया, ठीक है। अब बेसिकली ये एरर इसीलिए आ रहा है क्योंकि इसको मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एरे डिफाइन कर रहा हूँ मैं, और टॉप पे भी हम मुझे डिफाइन करना पड़ेगा एज एरे। देखो क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड का और गेट का दोनों का मेथड लिख चुके हैं, दोनों के लिए हमने सर्विस लिख दिया है। अब हम यूज़ करने वाले हैं डिलीट के लिए। तो डिलीट के लिए बहुत ही सिंपल होता है, चाहे आप API के साथ करो, चाहे फायरबेस के साथ करो, चाहे किसी भी मतलब थर्ड पार्टी API डेटाबेस के साथ करो, तो उसके लिए डिलीट के लिए बहुत ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता। तो सिंपली यहाँ पे लिखते हैं डिलीट नोट, बेसिकली ये मेथड का नाम है। और उसके बाद यहाँ पे इसको हम एज ए देना पड़ेगा नोट कोलन नोट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे भी हम एक काम करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं
डिलीट डॉक के लिए, डिलीट रेफरेंस के लिए डॉक रेफरेंस इज इक्वल टू डॉक कलेक्शन दिस डॉट fs कॉमा नोट्स। बेसिकली नोट्स आपको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ जो नोट्स लिख रहा हूँ बार बार ये हमारे डेटाबेस के नेम को हिट कर रहा है, ठीक है। डेटाबेस नेम हमारा नोट्स रहेगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखो लिखते लिखते फ्लो में क्या लिखा, सिंगल कोट के अंदर लिख रहा हूँ तो देखो नहीं पकड़ रहा, लेकिन जब हम इसे टिल्ड बटन के साथ हम यूज़ करेंगे, टिल्ड सिंबल के साथ, तब ये सही वर्क करेगा। तो नोट्स स्लैश डॉलर करली ब्रैकेट एंड अब यहाँ पे हम देखेंगे नोट डॉट ID, तो ये नोट की ID को फेच कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है यहाँ पे। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना, इस चीज़ में थोड़ा गड़बड़ मत करना, ठीक है आप लोग। अब उसके बाद हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम रिटर्न करा लेते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि एक लाइन स्पेस क्यों दिया, अभी देखना। रिटर्न दिस डॉट डिलीट नोट पैरेंथेसिस के अंदर हम डॉक रेफरेंस को रिटर्न करा लेंगे, ठीक है। डॉक रेफरेंस बेसिकली जो वेरिएबल है हमारा। ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ है, कहीं लिख रहा हूँ क्या। हाँ, डिलीट डॉक, ठीक है, यही गड़बड़ लिख रहा था मैं। डिलीट डॉक ये भी प्री डिफाइंड बेसिकली मेथड ही होता है, लेकिन एरर क्यों पास कर रहा है ये समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे भी इसको एज ए, चलो पैरेंथेसिस पास करते हैं, डॉक रेफरेंस। यार इसको एरर नहीं देना चाहिए था, एरर दे रहा है। डॉक 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 रेफरेंस। और उसके बाद यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, इसको क्विक फिक्स करते हैं। नोट सर्विस दिस डॉट, अच्छा इसको हटा देते हैं। अब इसके बाद इसको क्विक फिक्स करते हैं, अब शायद हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। एक्चुअली मैं डिसाइड कर दिया था, इस वजह से कंफ्यूज हो गया था कि यहाँ पे तो है ही नहीं ये चीज़, ये तो फायरबेस का है, तो इसको कहाँ से दिस करूँ मैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमारा ऊपर देखना ऐड डॉक, कलेक्शन डेटा, डिलीट डॉक, डॉक, ये सारी चीज़ें देखो एक ही लाइब्रेरी, एक ही मतलब पाथ के अंदर स्टोर है। उसी के प्री डिफाइंड मेथड्स हैं जिसको हम बार बार यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इन ध्यान से समझना, नहीं तो एरर आएगा, फिर आप परेशान हो जाओगे कि सोचोगे कैसे मैं बताया, ठीक है। जबकि आपके सामने ही कर रहा हूँ, मुझे भी एरर आती है, मैं भी फिक्स करता हूँ। एक टाइम ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ तो इसी तरीके से मैं एक प्रोजेक्ट और ब्लॉग का प्रोजेक्ट कर रहा था, उसमें 1.5 घंटे में एक छोटा सा वेरिएबल मिस हो गया था, उस नहीं सॉल्व हो रहा था इसमें, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देख के करना। अब देखो अपडेट नोट्स के लिए मुझे यहाँ पे 2 चीज़ चाहिए। पहली चीज़ तो नोट चाहिए और दूसरा एक और आर्गूमेंट चाहिए, जो वो आर्गूमेंट जो हमारा डेटा कलेक्शन को लेके आता है। तो डेटा कलेक्शन लेके आने के लिए हम यहाँ पे अभी नोट्स लिख ले रहे हैं, बाद में हम डिफ़ाइन करेंगे तो उस हिसाब से इसको, इस वेरिएबल को हम रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी मुझे एक रेफरेंस वेरिएबल की ज़रूरत है यहाँ पे, तो एनी टाइप का यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं नोट्स। इसी को यहाँ कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं। बेसिकली मुझे यहाँ पे कलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, वी डोंट नीड कलेक्शन, क्योंकि कलेक्शन काम हम डेटा को कलेक्ट करने के लिए ज़्यादातर करते हैं, ठीक है। डिलीट करने के लिए कलेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, कलेक्शन रिमूव भी कर सकते हो। तो एक सेकेंड, इसको मैं रिमूव भी कर देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा आई थिंक, क्योंकि इसका कोई काम मुझे ना लग रहा है। तो यहाँ पे इसको रिमूव किया, यहाँ से पैरेंथेसिस का ब्रैकेट रिमूव किया। इसी तरीके से नीचे भी मैं इसी को फिक्स कर देता हूँ। यहाँ पे इसको भी रिमूव करके और इसको रिमूव कर दिया, सेव कर दिया। अभी हमने यहाँ पे अब हमको क्या करना है, रिटर्न करना है। अरे यार पता नहीं क्या क्या आता है, ठीक है। अभी हमें करना क्या है, इसको रिटर्न कराना है। तो रिटर्न कराने के लिए हम सिंपली रिटर्न कीवर्ड यूज़ करते हैं।
रिटर्न। उसके बाद यहाँ पे अपडेट डॉक। अपडेट डॉक भी हमारा प्री डिफाइन ही है, ये ऑटोमेटिकली देखो ले लिया। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर डॉक रेफरेंस कॉमा नोट्स पे आया और उसके बाद इसको मैं सेव कर दिया एंड ये हमारा कम्प्लीटली सर्विस बन के तैयार हो चुका है। अब आपको सर्विस के अंदर कुछ भी नहीं करना है, इसको आप ब्यूटीफाई कर सकते हो अपने कोड को, जैसा आपको समझ में आता हो उस हिसाब से ब्यूटीफाई कर सकते हो। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देना, ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेटेड हो जाएगा, सेव कर देना। और ये अब हम फायरबेस को कम्प्लीटली अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको आना है अपने component.ts पे और अपने component.ts के अंदर अब एक एक चीज़ यूज़ करना है, वन बाय वन किस तरीके से डेटा लाना है, किस तरीके से ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं अपने ऐप मॉड्यूल.ts पे और यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसे रिएक्टिव फॉर्म्स हो गया, ठीक है। रिएक्टिव फॉर्म्स के बिना हम फॉर्म को यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल। ऊपर ऑटोमेटिकली देखो इंपोर्ट हो चुका है, सिंपली यहाँ पे हम कॉमा ऐड कर देते हैं, हो गया, सेव कर देते हैं। अब अपने आते हैं component.ts पे, नोट component.ts पे। यहाँ पर अब हम टीएस का सारा कोड करने वाले हैं, अपने कंपोनेंट पे डेटा को सब्सक्राइब करने वाले हैं। उससे पहले कंस्ट्रक्टर पे हम प्राइवेट कीवर्ड के साथ अपने सर्विस को इंपोर्ट करेंगे और सर्विस हमारा नोट सर्विस है, तो यहाँ पे हम नोट सर्विस यूज़ करने वाले हैं। और साथ ही साथ मुझे फॉर्म बिल्डर भी यूज़ करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं पहले फॉर्म बिल्डर यूज़ करता हूँ और प्राइवेट फॉर्म ग्रुप। एक सेकेंड, फॉर्म ग्रुप क्यों करूं? मैं यहाँ पे सिंपली टाइप करता हूँ प्राइवेट की स्पेलिंग नोट सर्विस कोलन नोट सर्विस, ठीक है। बेसिकली मैं इसे कॉल कर लिया अपने सर्विस कंपोनेंट को, सॉरी अपने सर्विस को, और सर्विस के थ्रू ही अब हम सर्विस पे सारा मेथड पहले से लिख रखे हैं, गेट ऑल, ऐड नोट्स, डिलीट नोट्स, अपडेट नोट्स, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करने वाले, इसलिए नोट सर्विस को यूज़ किए। साथ ही साथ ऊपर मैं फॉर्म बिल्डर फॉर्म ग्रुप के साथ वैलिडेटर्स भी यूज़ कर देता रहा हूँ, जिससे कि हमारा डेटा वैलिडेट हो, क्योंकि हम डेटा को वैलिडेट किए बिना हम पोस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का हम यहाँ पे इंपोर्ट करना इम्पोर्टेंट था, इसलिए हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए हैं। चलिए अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले अपने फॉर्म को सेट करते हैं फॉर्म ग्रुप देके। तो यहाँ पे सिंपली देते हैं नोट फॉर्म कोलन फॉर्म ग्रुप, ठीक है। एरर इसलिए है क्योंकि एक्सप्लेनेशन का सिंबल यहाँ पे होना मस्ट है, तो पे यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन सिंबल लगा देते हैं। उसके बाद अब इसको हम अपने HTML पे यूज कर सकते हैं इस नोट फॉर्म को। तो उससे पहले हम यहाँ फॉर्म बिल्डर के थ्रू डेटा को हम बिल्ड करेंगे। दिस डॉट नोट फॉर्म इज इक्वल टू fb डॉट दिस डॉट fb डॉट ग्रुप, क्योंकि ग्रुपिंग करेंगे यहाँ पे हम, और ग्रुप के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम सारी चीज़ को हैंडल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले टाइटल, ब्लैंक रखेंगे, कॉमा वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड। इसी तरीके से हम डिस्क्रिप्शन के लिए भी यूज कर लेते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं सिंपल सा।
और यहाँ पे हम टाइप करते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन लिख दिए हम तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने फॉर्म की ग्रुपिंग कर चुके हैं। अब हमें इस फॉर्म ग्रुप को यूज़ करना पड़ेगा अपने HTML में। उससे पहले इसको पहले रिमूव करते हैं, क्योंकि हम ng-on-init को अब वाइट टाइप का हमारा ng-on-init नहीं रहा, तो अब हमारा ng-on-init पे एज इट इज ऐसे छोड़ देते हैं। और यहाँ पे सिंपली टाइप करते हैं ऐड नोट। ये हमारा मेथड है कंपोनेंट पे, क्योंकि डेटा ऐड करेंगे तभी हम वहाँ पर रिट्राइव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कंसोल लॉग कर लेते हैं यार, ज़्यादा सही था, एक सेकेंड। चलो यहाँ पे कांस्टेंट एक वैल्यू लेते हैं, इज इक्वल टू दिस डॉट नोट फॉर्म की वैल्यू नहीं, डायरेक्ट नोट फॉर्म पूरा ऑब्जेक्ट ही लेके पास कर देंगे अपने वैल्यू के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे कंसोल लॉग करा लेते हैं वैल्यू को। अगर हमारे पास नोट फॉर्म पे जो भी डेटा फुलफिल करेगा वो सारा का डेटा हमें कंसोल लॉग पे दिखना चाहिए वैल्यू में, ठीक है। तो यहाँ सिंपली हम एज ए कंसोल लॉग क्या करेंगे, वैल्यू को कंसोल लॉग करा लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि सारा का सारा नोट फॉर्म का डेटा हमारे वैल्यू में आएगा और वैल्यू का डेटा हम कंसोल करा रहे हैं। इससे पहले हम अपने नोट फॉर्म को अपने HTML पे यूज़ करेंगे, और जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन है इसको फॉर्म कंट्रोल नेम के थ्रू हम इसको कैप्चर करेंगे, ठीक है। तो ये एक पूरा का पूरा स्टेप होता है। तो सबसे पहले HTML पे आते हैं और यहाँ पे ढूंढते हैं हमारा फॉर्म टैग कहाँ है। तो ये रहा हमारा, कहाँ गया फॉर्म टैग, ये रहा, ठीक है। तो इस फॉर्म पे हम क्या यूज़ करेंगे, बाइंड करेंगे। कैसे बाइंड करेंगे, प्रॉपर्टी बाइंड करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी बाइंड मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। तो यहाँ सिंपली फॉर्म ग्रुप यूज़ करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम दे देंगे नोट फॉर्म, ठीक है, क्योंकि नोट फॉर्म को वहाँ पे फॉर्म ग्रुप से हम बिल्डिंग किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम नोट फॉर्म दिए। अब उसके बाद इसको हम सेव कर लेते हैं, और उससे पहले हमें अपने टाइटल्स पे फॉर्म कंट्रोल नेम यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बिना फॉर्म कंट्रोल नेम के थ्रू वो कैप्चर नहीं कर पाएगा उसकी वैल्यू को। जो हमने फॉर्म बिल्डर में ग्रुपिंग किया है वो इसी फॉर्म कंट्रोल के बिहाफ पे किया है, क्योंकि हम लोग यूज़ कर रहे हैं रिएक्टिव फॉर्म्स हमारा क्या करता है, फॉर्म कंट्रोल नेम पिक करता है, ठीक है। हमेशा याद रखना है चीज़, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी आगे चल के। तो यहाँ पे हम देते हैं फॉर्म कंट्रोल नेम, ये रहा नीचे सेकंड नंबर पे सजेशन आया है हमारा, इसको लेते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे हम पास करेंगे टाइटल, और इसी तरीके से इसको हम सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। फर्स्ट वाले टाइटल है, सेकंड पे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन पे हम डिस्क्रिप्शन डालते हैं, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि आप फॉर्म बिल्डर पे क्या यूज़ कर रहे हैं, ये मैटर करता है कि आपका जो भी वैल्यू बाइंड कर रहे हैं वो वैल्यू को हर जगह पे सेम होना चाहिए, जिससे कि बाद में प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे हम क्लिक मेथड पे हम अपने ऐड नोट वाले मेथड को फायर कराएंगे, ठीक है। तो सिंपली ऐड नोट जहाँ पे है यहाँ पे क्लिक मेथड के थ्रू हम अपने मेथड को फायर कराने वाले हैं। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, स्पेस दिए, क्लिक इज इक्वल टू ऐड नोट, ठीक है। ऐड नोट यहाँ पे हम कॉल करेंगे। उसके बाद एक बार हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद क्लिक करके चेक करते हैं, पहले राइट क्लिक करके हम F12 से ऐसे नहीं है, इंस्पेक्ट पे आते हैं। इंस्पेक्ट पे हम एक काम करते हैं, कंसोल लॉग को ओपन कर लेते हैं। ये रहा हमारा कंसोल, क्लिक किए, अभी हमारा कंसोल क्लियर है। जैसे क्लिक किया यहाँ पे कुछ डेटा फिल करता हूँ, डमी डेटा ऐसे फिल किया, और उसके बाद जैसे ऐड नोट पे क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ टाइटल पे टाइटल आया, डिस्क्रिप्शन पे डिस्क्रिप्शन आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने वैल्यू को तो कैप्चर करने लगे, अब एकदम सही रहा। अब हम इसको क्या कराएंगे, इस वैल्यू जो कैप्चर किया हुआ है इसको अब हम हिट कराएंगे अपने डेटाबेस में।
तो डेटाबेस में हिट कराने के लिए भी अभी हमें बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो चलो हम बेलते हैं, खाली बैठे हैं क्या करें। नोट कंपोनेंट डॉट टी एस पे आते हैं और यहाँ पर हम पहले एक वेरिएबल और बनाते हैं ऑब्जेक्ट टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे लिए हम नोट ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को कैसे पास करेंगे, नोट के। अब देखो एंगुलर 14 की खासियत देखो, अब ये पूछ रहा है, ये इसको समझ नहीं आ रहा है कि नोट क्या है। तो अब नोट को पहले आप फिक्स करो। तो नोट फिक्स करने के लिए आप क्विक फिक्स पे क्लिक कर सकते हैं। क्विक फिक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको नोट इंपोर्ट हो जाएगा। जैसे इंपोर्ट होगा अब आप ये कहेगा कि अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप नोट ऑब्जेक्ट को फिक्स करो, मैं खुद इसका बना ऑब्जेक्ट देता हूँ। तो एक्सप्लेनेशन नहीं लगाना है यहाँ पे, वी डोंट यूज़ दिस एक्सप्लेनेशन। यहाँ क्विक फिक्स पे आओ, ऐड मिसिंग प्रॉपर्टी जैसे क्लिक करोगे तो खुद ही ठीक करके दे देगा कि लो भैया ये आपने इंटरफेस बना के रखा है, उसका एक डमी डेटा हम आपको क्रिएट करके दे दे रहे हैं। तो ये खूबी है एंगुलर 14 की, ठीक है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि ये पिछले टाइम से चला आ रहा है, 1-2 वर्जन से, एंगुलर 12 या 13 से चला आ रहा है, लेकिन ये अब मतलब इजी टू हैंडल हो गया है और ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ आ गई। अब हमें बनाया इसका वो मिल गया जो हमारे इंटरफेस में बना के रखा है। तो अब हमें सिर्फ इसकी वैल्यू उस पर पुश करनी है, ठीक है। ऐड नोट ऑब्जेक्ट पे पुश करनी है। तो पुश करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, दिस डॉट नोट ऑब्जेक्ट डॉट id इज इक्वल टू, अब यहाँ पे id तो हमारे पास कुछ नहीं क्योंकि id वो खुद जनरेट करेगा, ठीक है। id ऑटो इंक्रीमेंटेड होता है और यूनिक होता है। अब यहाँ पे नोट ऑब्जेक्ट डॉट टाइटल, और टाइटल पे क्या रहेगा, हमने ये जो टाइटल ग्रुपिंग किया है, ठीक है। तो वैल्यू डॉट टाइटल, ठीक है। वैल्यू के अंदर जो भी टाइटल है इसके अंदर आ जाएगा। इसी तरीके से इसको सिंपली कॉपी करना है और डिस्क्रिप्शन के लिए भी पेस्ट करना है, लेकिन वैल्यू डॉट डिस्क्रिप्शन आएगा, ठीक है। और वहाँ पे नोट अंडरस्कोर डिक आएगा, DEC। यहाँ पे वैल्यू डॉट डिस्क्रिप्शन, ये रहा, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है, इसका डेटा उस पर तो पुश कर दे रहा है, ठीक है। लेकिन अभी अपन हम डेटा सब्सक्राइब नहीं किए हैं। डेटा सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्या किया जाता है, कैच देम यूज़ किया जाता है। चलो दिस डॉट, और यहाँ पे आ जाओ नोट सर्विस। नोट सर्विस के अंदर क्या बनाए हो, ऐड नोट नाम का मेथड, ये लो। इसको बाद पैरेंथेसिस ऐड करो, उसके बाद दिस डॉट नोट ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि नोट ऑब्जेक्ट एज आर्गूमेंट पे सारा डेटा रख रहे हो। उसके बाद यहाँ पे यूज़ करो देन के बाद अब यहाँ पे एरो बैक फंक्शन के साथ आप डेटा को कैप्चर करो। ना बबुआ ऐसा ना होगा, एक काम करो, इसको हम थोड़ा सा बैक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर सिंपली डबल पैरेंथेसिस के अंदर नोट के बाद अब इसको हम एरो बैक के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली नहीं कि देन यूज़ किया, देन मेथड को ही आप एरो बैक के साथ आप सब्सक्राइब कर लेंगे। देन तो ऑलरेडी मेथड है प्री डिफाइंड, उसके अंदर क्या आप कैप्चर कर रहे हो वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। आफ्टर दैट आपको इफ़ कंडीशन में यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपके पास नोट है तो क्या करें, अलर्ट करे। अलर्ट क्या करे, डेटा एडेड सक्सेसफुली या नोट एडेड सक्सेसफुली, कुछ भी आप डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे देता हूँ नोट एडेड सक्सेसफुल, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको हैंडल कर सकते हो। एरर के केस में आप एरर भी प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। फ़िलहाल देखते हैं डेटा सक्सेसफुली ऐड हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको मोंगो DB ओपन आपको फायरबेस अपना ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम फायरबेस पे एक बार क्लिक करते हैं, देखते हैं फायरबेस हमारा ओपन हुआ कि नहीं। ठीक है, कंटिन्यू टू कंसोल पे जाओ, क्लिक करो।
अब यहाँ पर आपको इसे गॉट इट कर देना। बिल्ड ऑप्शन पे जाना है आपको। यहाँ पर इस बिल्ड ऑप्शन पे आपको फायर स्टोर डेटाबेस मिलेगा, ठीक है। आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो फायर स्टोर का डेटाबेस क्रिएट करेगा ये आपके लिए। फायर स्टोर डेटाबेस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है। सिंक्रोनाइज होगा आपके फायरक्रेड एप्लीकेशन के साथ। और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करना, स्टार्ट टेस्ट मोड करना, ठीक है। प्रोडक्शन मोड मत करना, आपको स्टार्ट एंड टेस्ट मोड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस मैनुअल को नहीं छेड़ना है, ये जैसा है वैसे ही रहने देना है, ठीक है। एक काम करते हैं, देख लेते हैं, उसे कुछ नहीं होगा इसमें। इनेबल कर देना है आपको, डायरेक्टली हो गया। तो ये क्या करेगा, ये आपके डेटाबेस को, क्लाउड फायर स्टोर डेटाबेस को इनेबल करके आपके एक डेटाबेस क्रिएट करके दे देगा। आप जितना चाहो उतना उसमें डेटा पुश करो, ठीक है। बट इसकी लिमिट होती है 1 दिन की। अगर आपको एक्सटेंडेड चाहिए कुछ तो आप परचेज कर सकते हो इनसे। सेटिंग अप सिक्योरिटी रूल, ठीक है। आई थिंक कंप्लीट बन गया। ये देखो ओपन हो गया। अभी यहाँ पे हमारा कुछ दिख नहीं रहा। चलो अब हम एक काम करते हैं, इन सारे टैब को क्लोज कर देते हैं, क्योंकि अब हम ऐड करने वाले हैं डेटा को अपने। तो शायद डेटा को ऐड करने के बाद यहाँ पर हमें डेटा देखने को मिल जाए। इंस्पेक्ट कर लेते हैं कंसोल। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा लेफ्ट साइड, एक सेकेंड, इधर किधर भाग गया, इस साइड आ जाओ भाई, ठीक है। और इसको थोड़ा सा इधर सेट कर देते हैं। कंसोल पे आते हैं और कंसोल पे हमें देखना है डेटा क्या दिखता है और डेटा हमारा सक्सेसफुल ऐड होता है कि नहीं। उसके बाद हम फायर बेस में जाके चेक करेंगे कि वाकई में डेटा हमारा ऐड हुआ कि नहीं। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऐड नोड का ऑप्शन आया और यहाँ पे देते हैं एंगुलर 14 और यहाँ पे कुछ भी डमी टेक्स्ट देते हैं, दिस इज़ जस्ट टेस्टिंग। ऐड नोट पे क्लिक किए, यहाँ पे डेटा तो हमें दिख गया कंसोल पर। देखते हैं कंसोल पे डेटा है कि नहीं। वाओ, नोट एडेड सक्सेसफुल, ये सर्वर का रिस्पॉन्स है, ठीक है। अब आप डेटाबेस पे जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे आए आप, अभी यहाँ पे तो आपको कुछ ना दिखा, लेकिन आपको एक काम करना चाहिए, यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करना चाहिए। रिफ़्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे डेटा दिख जाएगा और आपको कुछ वैसे छेड़ना नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ऐसे ही दिख रही है। आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर आप ऐसे नॉर्मली देखोगे नहीं दिखेगी। जैसे मैं देखो रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करने के बाद तुरंत देखो नोट्स नाम का जो सर्विसेज पे बनाया था ना, नोट्स नाम का टेबल नेम बनेगा। टेबल के अंदर डेटा आपको दिख जाएगा। देखो रिफ़्रेश हो रहा है हमारा ये, और यहाँ पे अभी इस साइड देखो रिफ़्रेश हो रहा है, नोट्स बन गया, दिख रहा है। सेकंड टैब, अब इस पर देखो डेटा क्या दिख रहा है, आईडी बनी है, दिस इज़ जस्ट टेस्टिंग एंगुलर 14। तो एंगुलर DEC यहाँ पर है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एकदम स्मूथ तरीके से आप डेटा को पुश कर सकते हैं। बट यहाँ पे डेटा हमारा रिफ़्रेश नहीं हो रहा पेज पे, तो इसके लिए अभी हम रिसेट मेथड यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारा ये डेटा भी रिसेट हो जाया करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेटा को पुश कर सकते हैं फायरबेस डेटाबेस स्टोर में, जिसको क्लाउड स्टोरेज कहते हैं, ठीक है। सो आई थिंक कि इतना आपको समझ में आया होगा अभी तक में। तो अब हम आते हैं अपने HTML पे और थोड़ा सा यहाँ पे कुछ खुराफात कर लेते हैं। यहाँ पे एक डिसेबल बटन लगाते हैं। डिसेबल्ड कब डिसेबल हो, जब हमारा फॉर्म वैलिड हो, सॉरी इनवैलिड हो, नोट फॉर्म डॉट इनवैलिड। तो अब क्या होगा, जब नोट फॉर्म हमारा इनवैलिड रहेगा तो डेटा हमारा ऑलरेडी मतलब सबमिट बटन वर्क ही नहीं करेगा, ऐड नोट बटन वर्क ही नहीं करेगा। तो चलो एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। जैसे क्लिक किए, देखो ऐड नोट बटन आप क्लिक कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये इनेबल ही नहीं है। इनेबल कब होगा, जब इस दोनों फील्ड में डेटा आप पास करेंगे। तो सपोज इस पर आप कुछ डेटा दिए, देखो सिंगल टाइटल पे देने से नहीं इनेबल होगा, टाइटल भी दो, डिस्क्रिप्शन भी दो, तब आपको बटन इनेबल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिया टेस्टी कोडीज ट्यूटोरियल, और यहाँ पे जैसे ही कुछ टाइप करूँगा वैसे देखो बटन इनेबल हो चुका है, ठीक है। तो ये है खासियत एंगुलर 14 के साथ वर्क करने की। और ये तो एक सिंपल सा कंडीशन है जो कि एंगुलर
2 के बाद से चला रहा है, ठीक है। नोट एडेड सक्सेसफुली, ये भी सक्सेसफुल ऐड हो गया। फिर से आपको रिफ़्रेश करना पड़ेगा इसको, ठीक है। यहाँ से डिलीट वगैरह कर सकते हो, बट आपको रिफ़्रेश करना होगा तो कम्प्लीटली आपको पेज रिलोड करके ही रिफ़्रेश। अब हम एक काम करेंगे कि ये जैसे ही सबमिट हो जाए ये डेटा हमारा रीसेट हो जाए, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। एक बार रिफ़्रेश करके दिखा देते हैं दूसरा डेटा आप यहाँ आया कि नहीं। तो जैसे हम रिफ़्रेश कर रहे हैं वैसे ही यहाँ पर हमको दूसरा डेटा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये दूसरा डेटा देखने को मिल जाएगा। अब हम ईज़िली तरीके से अब इसको हैंडल कर सकते हैं। हमारे पास हमारा डेटाबेस से कनेक्टिविटी हो चुका है, डेटा पुश होने लगा है, तो डेटा हम गेट भी करेंगे। गेट करने से पहले हमें थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं, कहाँ गया, ये रहा ये डेटा, एडिट मॉड्यूल, इसको क्लोज़ कर देते हैं सबसे पहले। तो अभी हमारा वैसे डेटा आ रहा है, तो नोट्स पे आते हैं, इसी के जस्ट नीचे हम टाइप कर देते हैं नोट फॉर्म दिस डॉट नोट फॉर्म डॉट रिसेट, ठीक है। अब इसके बाद आप जैसे ही सबमिट करेंगे नोट सक्सेसफुल मैसेज आएगा, ओके करते ही डेटा आपका रीसेट हो जाएगा। सपोज कि आप अपना दूसरा मेथड पे वर्क करते हैं, गेट ऑल के लिए वर्क करते हैं, ठीक है। तो पहले डेटा गेट करते हैं सारा सर्वर से, तो गेट ऑल के लिए यहाँ गेट ऑल नोट्स पे मेथड बनाओ, कर्ली ब्रैकेट लगाओ और सिंपली यहाँ पर आपको सारे के सारे डेटा गेट करने हैं। तो आप दिस डॉट नोट सर्विस का यूज कर सकते हो, डॉट गेट नोट्स। अब यहाँ पे आपको डेटा सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने ऑब्जर्वेबल किया था। सब्सक्राइब रिजल्ट या रिस्पॉन्स, नोट टाइप का रिस्पॉन्स होना चाहिए जो आपने इंटरफेस बनाया है, क्योंकि मॉडल के थ्रू डेटा लाओगे, मॉडल के थ्रू डेटा पोस्ट करोगे, मॉडल के थ्रू ही डेटा एडिट भी करोगे। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएं, वेरिएबल पे आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, कंसोल लॉग करा लेते हैं रिस्पॉन्स को, आपको दिखा देते हैं कि हमारा डेटा आ रहा है कि नहीं। तो कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, ठीक है। डेटा को रिस्पॉन्स में देख सकते हो कंसोल लॉग में। अब इस मेथड को ng on end पे कॉल करा लो सिंपली, बिना दिस के वर्क नहीं करेगा, दिस डॉट गेट ऑल, ठीक है। और सेव कर दो। सेव करने के बाद चलो अब ब्राउज़र पे आ जाओ, कंसोल अपना ओपन करो और चेक करो डेटा लोड हो रहा है कि नहीं। जैसे ही लोड हुआ एंड बूम, देखो 2 डेटा यहाँ पे आपको दिखा रहा है। पहला वाला ये है लर्न विद टेस्टिकोडीज एंड सेकेंड डेटा है दिस इज़ जस्ट टेस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा हमें सारा का सारा मिल रहा है। अगर अब आप कोई भी डेटा ऐड करते हैं तो रियल टाइम पे आपको डेटा दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। कोई भी डेटा अगर आप ऐड करेंगे तो इसी जगह पे आपको डेटा वो भी दिखने लगेगा। तो यहाँ पे हमने बहुत इजी तरीके से ऐड करना सीख लिया और गेट करना सीख लिया, ठीक है। अब बात आती है थोड़ा डिलीट करने की, तो डिलीट भी आपको सिखा ही देते हैं जब इतनी दूर तक लाए हैं। तो उससे पहले इस पूरे डेटा को एक जगह होल्ड करते हैं। होल्ड करने के लिए एक नोट्स डेटा नाम का वेरिएबल बनाते हैं। और याद करो जब मैं सर्विस बना रहा था तो अपडेट वाले सेक्शन पे एक डमी वेरिएबल बनाया था, उसको भी इसी के बिहाफ से वर्क कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पे हमने बनाया नोट डेटा एनी टाइप का, इसको ब्लैंक एरे रखा, ठीक है। और यहाँ पे हम इस नोट डेटा पे स्टोर कर लेते हैं अपना रिस्पॉन्स पूरा। तो सिंपली यहाँ पे आते हैं, इंटर करते हैं दिस डॉट नोट डेटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स। तो अब क्या हो रहा है, ये रिस्पॉन्स का सारा डेटा कहाँ जा रहा है, हमारे नोट डेटा वेरिएबल पे स्टोर हो जा रहा है। अब इस नोट डेटा के बिहाफ पे हम अपना इंटरपोलेशन करा सकते हैं। तो चलिए HTML पे आते हैं और अपने कार्ड्स को ही पूरा का पूरा एक फॉर लूप में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ng फॉर, बेसिकली ये
स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है जिसके थ्रू हम लूप लगाते हैं। यहाँ पे एक लेट नाम का वेरिएबल लेते हैं नोट नाम का, किससे, नोट डेटा। जो नोट डेटा का डेटा है वो हमारे नोट नाम के वेरिएबल पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली पेस्ट कर दिए। अब जो हमने H5 में और P टैग में लिख रखा है इसको देखो कैसे कराना है। यहाँ पे इसको रिमूव करो, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करो और यहाँ पे सिंपली टाइप करो नोट डॉट नोट टाइटल, क्योंकि नोट टाइटल ही हमारे डेटाबेस में सेव हो रहा है, टाइटल। अब हमारा कम्प्लीटली प्रोजेक्ट डायनेमिक हो गया है, ठीक है। अब इस पर यहाँ पे इसी तरीके से इसको कॉपी कर लेता हूँ और जो पैराग्राफ टैग है इसके अंदर भी इसी तरह इंटरपोलेट कराऊंगा डिस्क्रिप्शन को। डिस्क्रिप्शन पे हमने लिखा है DEC, ठीक है। ये हमने कर दिया, डन और सेव किया। चलो आपको आउटपुट दिखा देता हूँ, एक बार देख लेते हैं कैसा दिखता है, हमारा कार्ड सही दिख रहा है कि नहीं। सारे फाइल्स को हमने सेव कर रखा है, आई थिंक कहीं कोई इशू नहीं है, ठीक है, ये भी सही है। सेव किए, देखो दो डेटा हमारा, दिस इज़ टेस्टिंग लर्न विद टेस्टी कोडीज एंड दिस इज़ टेस्टिंग, दोनों डेटा हमारा दिख रहा है प्रॉपरली। अब हमें कार्ड्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता रहेगा। चलो एक पोस्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब कुछ भी डेटा आप यहाँ पे डालो, लर्न, एक काम करते हैं एंगुलर प्रोजेक्ट, और यहाँ पे हम दे देते हैं लर्न विथ टेस्टी कोडीज, ठीक है। सेव करता हूँ, देखो जैसे सेव किया, डन किया, मैसेज बाद में आया, डेटा पहले सेव हो गया, पेज भी हमारा रीसेट हो गया। अब देखो यहाँ पे 3 कार्ड्स दिख रहे हैं, कितने शानदार लग रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और गेट कर सकते हैं। अब हम देखने वाले, हमारे पास 2 चीज़ और बचे हैं, जो है एडिट एंड डिलीट। तो बेसिकली इससे पहले बाद हम डिलीट करेंगे। सबसे पहले एडिट वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको लास्ट में बताएंगे, जिससे कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो और मुझे समझाने में भी कोई समस्या ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीट नोट मेथड कॉल करेंगे और उससे पहले यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे सबसे पहले नोट की हम नोट ही पास करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और लेट डिक्रिप्शन इज इक्वल टू, नहीं एक सेकेंड, अच्छा ठीक है, कन्फर्म एक तरीके का अलर्ट होता है, अलर्ट ये भी होता है, बट यहाँ पे 2 बटन की चॉइस होती हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ट्रू में आपको ओके रहेगा, फॉल्स में कैंसिल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फर्म इसलिए मैं लगा रहा हूँ, आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस नोट। उसके बाद आपको इस नोट के डिलीट करने से पहले ये मैसेज पूछेगा, और ये एक वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल के अंदर इसको होल्ड किया हूँ। अब इस वेरिएबल को यूज़ करूँगा मैं, ठीक है। कैसे यूज़ करूँगा थोड़ा सा ध्यान से समझना। और यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, चलो लेट डिक्रिप्शन, इफ़ डिक्रिप्शन अगर सक्सेस, ये देखो डिसीज़न यहाँ होना चाहिए, मैंने वही मैं सोच रहा हूँ ये वेरिएबल का नाम क्यों आ रहा है। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ डिसीजन, डी, ठीक है। इफ़ डिसीजन अगर इक्वल ट्रू है, मतलब ओके कर दिया उसने, तो क्या हो, डेटा डिलीट हो जाए। तो डेटा डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, दिस डॉट नोट सर्विस डॉट डिलीट नोट, और यहाँ पर हम पास करेंगे नोट आर्गुमेंट डॉट वैसे क्या करना डायरेक्टली, हाँ वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे तो मैंने आईडी दिया ही है, सेव कर दिया। अब डिलीट मेथड पे ये मेथड मैं कॉल कर लूँगा डिलीट वाले बटन पे, ठीक है। तो ये रहा ट्रेस वाला बटन, और इस पे सिंपली हम क्लिक मेथड फायर करेंगे, CLICK इज इक्वल टू डिलीट नोट पैरेंथेसिस, और यहाँ पर हम पास करेंगे क्या, जो हम वेरिएबल पे डेटा इंटरपोलेट करा रहे हैं, क्या, नोट को, ठीक है। सेव कर लो,
सेव करने के बाद चलो एक बार सेव करने के बाद चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं डिलीट। तो आते हैं ब्राउज़र पे, फ़िलहाल हमें 3 डेटा दिख रहे हैं। 3 डेटा में से आप कोई सा भी एक डेटा डिलीट कर सकते हो। कंसोल पे भी आ जाते हैं जिससे कि आपको ये ना हो कि यहाँ डिलीट हो रहा है, कंसोल पे डेटा तो दिख रहा है, ठीक है। रियल टाइम पे डिलीट होगा। देखो एरे में 3 एरे दिख रहा है, यहाँ पे मैंने डिलीट पे क्लिक किया, आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस नोट, मैंने ओके किया, या पहले मैंने कैंसिल कर दिया। देखो सेम एज इट इज़, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन दोबारा पे मैं ओके करता हूँ, जैसे ओके किया देखो यहाँ पे 2 डेटा बचा, और ये आपको सामने भी 2 दिख रहा है। 3 था फिर 2 हो गया। आप फिर से कुछ डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट प्रॉपरली वर्क कर रहा है, डिलीट पे भी कोई इशू नहीं है, और आई डोंट थिंक सो कि आपको बहुत ज़्यादा इशू आने वाली है। एकदम सिंपल और इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि इससे सिंपल कोई आपको बता पाएगा या समझा पाएगा, बट मे बी आप किसी और से भी समझ सकते हो जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ डेटाबेस पे देख लेते हैं, 2 डेटा बचना चाहिए क्योंकि 2 ही डेटा हमारे पास, 3 डेटा था, एक तो डिलीट कर दिया मैं। तो देखो यहाँ पे 2 ही डेटा बचा, दिस इज जस्ट टेस्टिंग आ गया, और दूसरा वाला लर्न विद टेस्टी कोडीज जो कि एंगुलर प्रोजेक्ट टाइटल था, ठीक है। एंगुलर 14 वाले को मैं डिलीट कर दिया था। चलो अब बात आती है एडिट की। एडिट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा इसमें एरर आ सकता है तो माइंड मत करना, थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है। तो एडिट कर रहा हूँ मैं, अपडेट नोट नाम का मेथड बनाया मैं सबसे पहले तो। उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ से हम डेटा कॉपी करेंगे, कॉपी करके पेस्ट करेंगे यहीं पे। ये तो नोट फॉर्म के लिए है, एक एडिट फॉर्म के लिए भी बनना चाहिए, ठीक है। तो इसको यहाँ से इंटर किए, पेस्ट कर देंगे, एडिट फॉर्म एक्सप्लेनेशन कोलन फॉर्म ग्रुप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं और इसको पूरा कॉपी करके सेम टाइम पे सेमी कॉलन लगा के पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे एडिट टाइटल एडिट डिस्क्रिप्शन लिख देंगे इस वाले पे बेसिकली, ठीक है। क्योंकि वो तो हमारा ऐड करने के लिए है, ये वाला हमारा एडिट करने के लिए है। तो यहाँ पे एडिट के लिए हम एडिट यूज़ करेंगे। अब दोबारा यहाँ पे आते हैं अपने मेथड के अंदर, और यहाँ पे कॉन्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू दिस डॉट एडिट फॉर्म, ठीक है। अब हम एडिट फॉर्म को देखते हैं कि एडिट फॉर्म पे क्या हमारा डेटा दिखता है कि नहीं। कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू जैसे मैंने ऐड किया था वैसे ही एडिट के लिए भी कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैंने ऐड किया ध्यान से समझना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है एडिट सेक्शन, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होता। अब हम नोट पे आते हैं। अब अपने एडिट वाले फॉर्म को हम थोड़ा कस्टमाइज़ करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा एडिट का फॉर्म। बेसिकली इस पर कुछ बहुत ज़्यादा हमने राइटिंग नहीं परफॉर्म की थी, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले अपने फॉर्म पे आते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हम फॉर्म ग्रुप डिफाइन करेंगे। फॉर्म ग्रुप डिफाइन करने के लिए यहाँ से हमें फॉर्म पहले पिक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एडिट टाइटल कर देता हूँ, और यहाँ पर नीचे एडिट डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ, ठीक है। एडिट टाइटल एंड एडिट डिस्क्रिप्शन। उसके बाद नोट पे आता हूँ, और यहाँ पर हम प्रॉपर्टी बाइंड करेंगे फॉर्म ग्रुप के की। फॉर्म ग्रुप पे यहाँ पे एडिट फॉर्म है हमारा, तो एडिट फॉर्म लिखेंगे सेम एज दिस। अब हम वैसे ही वर्क करेंगे जैसे हमने ऐड के साथ किया था। फॉर्म कंट्रोल नेम से यहाँ पे हम एडिट का नोट उठाएंगे,
और फॉर्म कंट्रोल नेम के थ्रू ही हम यहाँ पे कैप्चर करने वाले हैं डिस्क्रिप्शन का। तो सेम एज दिस यहाँ पे हम लिख दिए फॉर्म कंट्रोल नेम, एडिट टाइटल, और यहाँ सेकंड वाले पे एडिट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ हम बहुत मतलब सिंपल तरीके से पास कर दिया हूँ। और साथ ही साथ इस मेथड को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम कॉल कर लेंगे इस मेथड को। क्लिक मेथड के साथ हम कॉल करेंगे यहाँ पे बेसिकली। और हम अपने यूज़ करेंगे किसको, सेव करते हैं, चेक करते हैं यहाँ पे ये बेसिकली कंसोल हमारा वर्क करता है कि नहीं। इंस्पेक्ट पे आते हैं, नोट कंपोनेंट, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ मुझे लग रहा है थोड़ा सा। मैंने कॉन्स्ट दिया, वैल्यू दिया, इज इक्वल टू दिस डॉट एडिट फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे तो आर्गुमेंट पास होना चाहिए नोट में, नोट टाइप का, और साथ ही साथ आईडी भी होनी चाहिए थी। अच्छा, आईडी तो वहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पास करेंगे नोट, ठीक है। उप्स, ये एरर कैसा आ रहा है, नोट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द टाइप। अच्छा ये एरर तो नोट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द टाइप नोट कंपोनेंट में नोट टाइप नहीं मिल रहा इसको, जबकि यहाँ पे हमने पास किया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको हम फिक्स करते हैं, एरर क्यों दे रहा है यहाँ पर इसका देना ही नहीं चाहिए ऐसे। एक काम कर लेते हैं हम, यहाँ पर कोड हमने सही लिखा है, एरर क्यों आ रहा है समझ ना आ रहा। चलो कोई नहीं, इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम पास करते हैं अपडेट नोट एंड अपडेट नोट। पहले से दोनों चीज़ हम रिमूव ही रखते हैं, कुछ नहीं करते हैं, दोनों में हम हटा देते हैं नोट आर्गूमेंट। अभी देखो हमारा एरर तो नहीं आ रहा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अब हम एक काम करते हैं, एक बार फिर से अपने प्रोजेक्ट को रन करा लेते हैं, क्योंकि मैंने दोनों में नोट आर्गूमेंट जो था उसको हटा दिया, शायद हमारा ये चल जाए ईज़िली, बट मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। ठीक है, रन हो गया। चलो अब ब्राउज़र पे आते हैं, इंस्पेक्ट ओपन करते हैं, चेक करते हैं बिना आर्गुमेंट के साथ कि हमारे वैल्यू को कैप्चर कर रहा है कि नहीं। बेसिकली पहले मैं ये देख लेता हूँ, क्योंकि एक एक स्टेप चलेंगे तो सही रहेगा। दो और आ रहे हैं हमारे यहाँ पे। जैसे एडिट किया तो एडिट करने के बाद यहाँ पे ना डेटा फुलफिल हुआ और ना ही हमारा कैप्चर हुआ इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस पर क्लिक करके चेक कर लेता हूँ, दोनों पे कोई भी हमें कंसोल पे नहीं दिखा रहा। तो इसका मतलब है, सिंपल सी बात है कि हमने आर्गुमेंट नहीं दिया, तो आर्गुमेंट का डेटा हमारा नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो इसको हम फिक्स करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे डेटा तो आ नहीं रहा, आर्गुमेंट तो हमको देना ही देना पड़ेगा। तो आई थिंक आर्गुमेंट में हमने कहीं तो कुछ गड़बड़ी छोटी सी कर रखा हूँ, जिसके थ्रू ये आ नहीं रहा। तो हम आगे इसमें थोड़ा सा 1 मिनट कोड इम्प्लीमेंट करते हैं, शायद आई थिंक उसके बाद कुछ हो जाए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर हम इस पर पास करते हैं ये सही तो है यार, फॉर्म कंट्रोल वगैरह सारी चीज़ें, तो क्यों ना आ रहा डेटा काहे नहीं आ रहा भाई। एडिट केस में ऐड नोट पे भी सब सही है।
अपडेट नोट, क्या सीन हो सकता है यार, कंफ्यूजन काफ़ी, मतलब यहाँ पर ओके, यहाँ पे काम कर लेते हैं, एडिट करके इस पे लगते हैं, अपडेट नोट पे क्लिक करते हैं, तब यहाँ पे कैप्चर कर रहा है। हाँ, ये हमारा कैप्चर कर रहा है अगर जब अपडेट पे क्लिक करते हैं तो, ठीक है। लेकिन जब एडिट करते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं ला रहा। आप एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे वैल्यू कैप्चर कर रहा है, तो चलो हम यहाँ पे नोट पास करते हैं, अभी इसका आगे कोड करके तब इसको लास्ट में फिक्स करते हैं, शायद आई थिंक कुछ जुगाड़ लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले तो हम इस पे पास करने वाले हैं सेम एज इट इज़, जैसे ऐड में किया था मैं वैसे ही करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे काम कर लेता हूँ, इसको पूरा का पूरा उठा लेता हूँ, ऐड नोट का, ऐड नोट का पूरा डेटा उठा लिया, कॉपी कर लिया, ठीक है। इन सारे को हम एक काम करते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर पास कर लेते हैं, सेपरेट डेटा पास कर लेते हैं। और यहाँ पे आईडी की जगह पे हम क्या करेंगे, नोट की आईडी ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास डेटा तो है, डेटाबेस से गेट ऑल कर रहे हैं, तो उसमें से कोई ना कोई डेटा की आईडी तो हम पिक करेंगे ना, जिसकी पिक करेंगे उसी की वैल्यू हम शो करा लेंगे अपना, ठीक है। तो इस सारे चीज़ को हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर पास कर ले रहे हैं इसको। अभी पास करने के बाद यहाँ पे देते हैं एडिट टाइटल और यहाँ पे देते हैं एडिट डिस्क्रिप्शन, ठीक। हाँ, डिस्क्रिप्शन में वर्ड लिख दिया हूँ, ये मत समझ लेना डिस्क्रिप्शन कुछ होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, पर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख उठा है तो डिस्क्रिप्शन ही मैं बार बार प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, अभी भी ये ना हटा यार, कतई बदतमीज है तो। अच्छा, यहाँ पे नोट यहाँ से नहीं जा रहा यार, दिस डॉट नोट सर्विस डॉट अपडेट, और यहाँ पर हम पास करने वाले हैं नोट इस कॉमा नोट्स एंड दिस डॉट नोट ऑब्जेक्ट डॉट देन कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे सिंपली हम अलर्ट डेटा अपडेट सक्सेसफुली या नोट अपडेट सक्सेसफुली, आपको जो भी मैसेज पास कराना हो आप यहाँ पे पास करा सकते हैं, और ये प्रॉपरली वर्क करेगा वैसे ही जैसे कि आप कोड करते हैं वैसे ही वर्क करेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम अलर्ट करा रहे हैं। फ़िलहाल मेरे दिमाग में भी वो एरर के बारे में चल रहा है, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ मेरे दिमाग में एरर चल रहा है कि वो क्या है कहाँ पे एरर है, जबकि मैं आर्गूमेंट पास कर रहा हूँ, सेम आर्गूमेंट तो ले नहीं रहा, कहीं कुछ छोटा सा मिस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नोट आशीष, कहाँ गलती कर रहे हो भाई, नोट डिटेल्स कोलन एनी, नोट डिटेल्स, क्या मिस हो रहा है यार, बहुत छोटा सा कहीं कुछ मिस हो रहा है HTML में, क्या रह जा रहा है। चलो यहाँ पे गेट ऑल बनाते हैं सबसे पहले, तो गेट ऑल डिटेल्स के अंदर हम क्या करते हैं, एक पैरेंथेसिस मतलब एक नया मेथड बना लेते हैं। उस नए मेथड पे हम क्या करेंगे, एज ए नोट कोलन एनी, मतलब एनी नहीं नोट टाइप का रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली एक बार कॉल करना है आपको, दिस डॉट
नोट डिटेल्स इज इक्वल टू नोट। ठीक है, इस नोट का सारा डेटा नोट डिटेल्स के अंदर आ जाए। अब इसको आप एक काम कर सकते हो, एक सेकंड यार, पानी पी लें तो शायद कुछ सॉल्व हो। यहाँ पे यार क्या इशू है। यहाँ पे आते हैं एक बार, यहाँ पर हम आई थिंक नोट डिटेल नहीं ना नोट होगा, यहाँ पे होगा हमारा नोट। नोट नोट कहाँ इंटरपोलेट करा रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमारा डेटा टारगेट, ये सारी चीज़ ठीक है। क्लिक करते हैं, यहाँ पे गेट डिटेल पे क्लिक करते हैं। गेट डिटेल पे तो हम यहाँ पे नोट ले लेंगे। गेट डिटेल करेंगे तभी डिटेल हमारा गेट करेगा ना, नोट के अंदर का सारा डेटा इसमें तभी पास करेगा। तो हम यहाँ पर इस नोट को लेते हैं और यहाँ पास कर देते हैं। ये तो ले लिया, बट द लास्ट हमारा वाला जो है वो सीन कुछ गड़बड़ कर रहा है। यहाँ पे आते हैं अपडेट, कहाँ गया अपडेट बटन। ये रहा, यहाँ पे हम पास करते हैं डायरेक्ट नोट डेटा, नोट्स डेटा एंड बूम। क्योंकि हम सारा का सारा डेटा नोट्स डेटा में ले रहे हैं, नोट डेटा के थ्रू ले रहे हैं। ये क्यों नहीं रीड कर रहा मुझे भी नहीं पता है, क्लियरली मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये डायरेक्ट इसको नोट्स को ले लेना चाहिए था, लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट करने की वजह से नहीं ले रहा था। फ़िलहाल एडिट कर रहा हूँ तो एडिट हमारा ओपन हो रहा है, बट एडिट पे डेटा हमारा इंटरपोलेट नहीं कर रहा। तो चलो इसको भी हम बाइंड कर लेते हैं। बाइंड कैसे करेंगे, वैल्यू के थ्रू बाइंड करेंगे। कंसोल पे जो हमारा डेटा एडिट हो रहा है, यहाँ पे कंसोल कर लेते हैं पहले। यहाँ पे कंसोल करते हैं नोट डिटेल, नोट डिटेल्स के साथ साथ यहाँ पर एडिट पे क्लिक किए। अभी ये देखो कंसोल पे आपको सारा डेटा दिख गया, जिसका डेटा पे क्लिक किए। आप कैंसिल करके दूसरे वाले डेटा क्लिक करेंगे, दूसरे वाले डेटा दिखेगा। तो इसका मतलब है हमारी यहाँ पे अब एडिट के फॉर्म पे वैल्यू बाइंड नहीं हो रही, तो हमें सिर्फ वैल्यू बाइंड करना है, कुछ भी ज़्यादा ना करना है। तो वैल्यू बाइंड करने के लिए हम सिंपल से एक काम कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने HTML पे आ सकते हैं और HTML के थ्रू हम डेटा बाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आएँ, वैल्यू नोट डेटा डॉट अच्छा नोट डिटेल्स, सॉरी, नोट डिटेल्स टर्नरी ऑपरेटर डॉट नोट टाइटल। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है बाइंड डिस्क्रिप्शन भी
तो डिस्क्रिप्शन भी आप बाइंड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में DEC है। तो ये हमारा बाइंड हो चुका है। अब एक बार हम चेक करते हैं कि क्या ये वर्क करता है। जैसे एडिट पे क्लिक किए, देखो Angular 14 एंड दिस इज जस्ट टेस्टिंग, डेटा हमारा आ रहा है। साथ में मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ विश टेस्टिंग, ठीक है। तो हमारा डेटा कम्प्लीटली आने लगा है। एडिट पे क्लिक करने पे, जिस पे डेटा क्लिक करोगे डेटा एडिट होगा। अपडेट करने पे डेटा अपडेट नहीं हो रहा है। अब एक नया पंगा क्रिएट हुआ, ठीक है। तो अब इसको भी देखते हैं इसमें क्या एरर है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इसमें। अनडिफ क्या दे रहा है, अपडेट डॉग कॉल विथ इनवैलिड डेटा अनसपोर्ट फील्ड वैल्यू अनसपोर्टेड दिखा रहा है। एक मिनट, इसको चेक करना पड़ेगा। अनसपोर्टेड क्यों दिखा रहा है? यहाँ जब हम ऐड करते हैं तो ऐड के टाइम पे तो हमारा डेटा सही क्रिएट होता है। सपोज हम एक डेटा ऐड करके पहले चेक कर लेते हैं। ऐड प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। एंड यहाँ डिस्क्रिप्शन पे पास करते हैं लर्न विथ टेस्टी कोडीज ट्यूटोरियल, और यहाँ ऐड नोट पे क्लिक करते हैं तो 3 डेटा हो गया। नोट एडेड सक्सेसफुली, जैसे ओके किया फॉर्म रीसेट हुआ, हमारे पास 3 डेटा दिख गया, ठीक है। लेकिन जब एडिट कर रहा हूँ तो अपडेट करते समय एरर आ रहा है। सपोज जैसे एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच को मैं रिमूव कर दिया और यहाँ लिख दिया टेस्टी कोडीज, और यहाँ ट्यूटोरियल्स की जगह लिख दिया चैनल। और जैसे मैं अपडेट क्लिक कर रहा हूँ, नोट अपडेट सक्सेसफुल। अच्छा, हमें लगता है कुछ ग्लिच था मेरे में, इस वजह से अपडेट नहीं कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डेटा अपडेट होने लगा प्रॉपरली। अब हमें ज़्यादा कुछ इसमें कुछ करना नहीं है। तो अब हमें बस ऐड करना है, एडिट करना है, डिलीट करना है। आपको एक बार दिखा देता हूँ। फाइनली मैंने ऐड पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारा प्रॉपरली फॉर्म ओपन हुआ। मैं यहाँ पे डेटा पास कर रहा हूँ Angular 13 ट्यूटोरियल, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ, मतलब ये मैं सिर्फ टेस्ट करने के लिए पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप बहुत बड़ा सा पैराग्राफ डाल सकते हो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट टू लर्न, मतलब समथिंग समथिंग ब्ला 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 विथ टेस्टी कोडीज। ये सारी चीज़ जितना आप बड़ा डिस्क्रिप्शन डालना चाहें डाल के चेक कर सकते हैं। नोट एडिट सक्सेसफुली हो चुका है। चलो एडिट करके किसी को देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। वैसे एडिट अभी तो दिखाया, ठीक है। तो ये हमारा वर्क कर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं किसी और चीज़ में। तो अब हमें स्पिनर यहाँ पे यूज़ करना है। तो सिंपली नया टैब ओपन करो और यहाँ टाइप करते हैं NPX स्पिनर, ठीक है। NPX का स्पिनर हम यूज़ करने वाले हैं और एकदम सिंपल मेथड में यूज़ करेंगे। आप लोग देख के खुद समझ जाओगे। ये पहली वाली वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सेम इसी तरीके से इंस्टॉलेशन प्रोसेस जैसे कि हमने बताया था फायरबेस के लिए, वैसे इसको कॉपी करके इंस्टॉल करने के लिए कॉपी कर लेना। उसके बाद यहाँ पे टर्मिनल CMD ओपन करना और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर इस कमांड को रन करा देना। बहुत ज़्यादा मतलब हाई वेट का नहीं होता ये पैकेज, बहुत लाइट वेट पैकेज होता है, बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम पे। तो बेसिकली इसको डबल टाइम पे करने के बाद रिमूव, डबल टाइम कर दिया था, सिंगल टाइम ही आपको करके एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद चलो थोड़ा सा डॉक्यूमेंट दिखा देते हैं आपको। इसके यूज़ करने के तरीके हैं। ये डेमो वर्किंग है, आप डेमो देख लेना। इसमें बहुत सारे डेमो में दिखाया गया है, ठीक है। यूजेस कैसे यूज़ करना है आपको, नोट कैसे करना है आपको, मेथड क्या यूज़ करना है आपको, ठीक है। कस्टम स्पिनर कैसे यूज़ करना है आपको, ठीक है। और नोट में इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं क्रिएटर, प्लान, क्रेडिट्स, कीवर्ड्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी इनके डॉक्यूमेंटेशन में। तो ये बहुत इजी डॉक्यूमेंटेशन होता है npm.js का, इसीलिए मैं सबको रिकमेंड करता हूँ। अगर उसे थर्ड पार्टी टूल यूज़ करना है तो npm.js यूज़ करो। चलो यूजर्स का इसको कस्टम एलिमेंट स्कीमा को हम यहाँ से कॉपी करेंगे।
ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस पे जाएंगे और यहाँ पे एन जी मॉड्यूल वाले पैकेज के साथ इसको भी हम पेस्ट करेंगे। ठीक है, सबसे टॉप पर जो कोर की लाइब्रेरी है इसमें हम कस्टम एलिमेंट स्कीमा को पेस्ट कर देंगे। ठीक, ध्यान से स्टेप समझना, स्पिनर का है ये। ठीक है, उसके बाद इस स्कीमा को ऐसे यहाँ से कॉपी कर लेना है। इंपोर्ट एरे जहाँ क्लोज हो रहा है प्रोवाइडर के नीचे आपको इसको कॉमा के साथ, सेपरेट कॉमा के साथ इसको पेस्ट कर देना है, जैसे मैंने कर दिया। अब आपको इसके बाद इसके कौन कौन से लाइब्रेरी इंपोर्ट किया है उसको कॉपी करना है। सपोज़ इन्होंने 2 लाइब्रेरी इंपोर्ट किया है, ब्राउज़र एनिमेशन मॉड्यूल का और npx स्पिनर मॉड्यूल का। ठीक है, तो इन दोनों को यहाँ सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया मैंने। कॉपी करने के बाद यहाँ अपने फॉर्म्स जहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया है इसी पे कहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। आप जहाँ चाहो वहाँ पेस्ट कर सकते हो। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके ऊपर बीच में एक गैप है जो यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पेस्ट तो कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसको इंपोर्ट एरे में इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो इन दोनों के यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर दिया इंपोर्ट एरे में भी। अब हमारा ये प्रॉपरली स्पिनर हम अपने ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस में इंपोर्ट कर चुके हैं, जिससे कि अब हम इसकी सारी लाइब्रेरी, सारे पैकेज, सारे कीवर्ड, सारे मेथड एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो चलो अब हम एक काम करते हैं, इसके सारी फीचर्स एक्सेस करते हैं अपने कंपोनेंट डॉट टी एस में चल के। तो यहाँ पे आते हैं। अब टी एस में कैसे इंपोर्ट करना है, सबसे पहले तो npx सर्विस को इंपोर्ट करना है। तो चलो इसको यहाँ कॉपी कर लेते हैं। अपने नोड कंपोनेंट डॉट टी एस पे आते हैं। और यहाँ पे सिंपली आपको सबसे टॉप पर जहाँ इंपोर्ट किया है सर्विस वगैरह को, यहीं पे इसको भी इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद आपको इसको सर्विस में भी इंजेक्ट कराना पड़ेगा। तो सर्विस में इस कीवर्ड के साथ कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपने प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के अंदर प्राइवेट कीवर्ड के साथ इसको भी इंजेक्ट करा देंगे। ठीक है, करा के सेव कर दिए। देखो एकदम मैंने कुछ अलग से नहीं लिख रहा हूँ, सिंपल इसी का देख के लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ng on init पे इस मेथड को आपको फायर करना है। तो ng on init पे दिस डॉट स्पिनर शो एंड दिस डॉट स्पिनर हाइड। अब ये सब आपको कहाँ यूज़ करना है ये आपके समझ पे डिपेंड करता है। फ़िलहाल मैं अपने प्रोजेक्ट में तो बता दे रहा हूँ, लेकिन जब आप स्पिनर यूज़ करना है तो आप अपने हिसाब से समझ के करना। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पे आते हैं। ये रहा हमारा मेथड गेट ऑल। सबसे पहले गेट करते हैं ना, जब देखते हैं डेटा रिफ़्रेश होता है तो इस पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो हमने इसको पेस्ट कर दिया, दिस डॉट स्पिनर डॉट शो, और लास्ट में इसको हाइड कर दूंगा। ठीक है, जब डेटा हमारे पास आ जाएगा तो इसको हाइड करना है। यहाँ पे मैंने कर दिया हाइड। ठीक, बस इतने से काम नहीं हो गया, अभी और भी करना है। उसके बाद सेव कर दिए। सेव करने के बाद अब नोट डॉट कंपोनेंट डॉट html पे आते हैं और html पे भी हम सबसे टॉप पर हम लगाने वाले हैं स्पिनर का एलिमेंट टैग। ठीक है, तो चलो ये इस पे हम इसके लिए भी देखें, डॉक्यूमेंटेशन में होगा कुछ। स्पिनर ये रहा, इसको यहाँ सिंपली कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसको हम पेस्ट कर देंगे। देखो यहाँ पे हम बॉल स्केल रखे हैं, यहाँ पे आपको स्क्वायर मिल जाएगा, बॉल मिल जाएगा, स्पिनर बॉल मिल जाएगा, बहुत सारे मिल जाएंगे। फ़िलहाल मैं बॉल टाइप रखा हूँ, ऐसे बॉल रहेगा, जूम इन जूम आउट होगा। ठीक है, तो मैं उसके लिए मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ कर रहा हूँ। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना, इसमें और भी चीज़ लिखा होगा, आपको कैसे यूज़ करना है। देखो अवेलेबल ऑप्शन, बीजी, कलर, साइज़, टाइप, फुल स्क्रीन नेम। तो बेसिकली मैं यहाँ से इसको कोड को उठा लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइज़ है, कलर है और टाइप है।
तो इस तीनों को उठा के यहाँ पे इस टाइप से पहले मैं इस पर पेस्ट करूँगा। इसको मैं यहाँ से हटा के पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसमें साइज़ भी आ गया। अब यहाँ पे मैं बाइंड करूँगा फुल स्क्रीन को प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू। एक स्पेस किया, प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू फुल स्क्रीन ट्रू कर दूंगा, तो जिससे कि पूरे स्क्रीन में मेरे ये दिखे, थोड़ा बहुत ना दिखे, ये नहीं कि आधा अधूरा दिखे, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं टेक्स्ट दे दिया लोडिंग। बेसिकली ये लोडिंग मुझे यहाँ नहीं देना है, एक पैराग्राफ के टैग में देना है, जैसा कि इन्होंने किया होगा आगे। 1 सेकेंड, देखो रिफ्रेश किए, ब्लैक तो हुआ लेकिन लोडिंग लिखा था, ठीक है। लोडर हमारा रन हुआ लेकिन लोडिंग लिखा था, पर मैं लोडिंग नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारा बॉल दिखे उसमें, ठीक है, लोड हो तो डेटा। तो उसके लिए आपको करना ये है कि यहाँ पे आना और ये रहा पैराग्राफ टैग, इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अपने HTML में इसको पेस्ट करना है स्पिनर टैग के अंदर, ये जो मैंने लोडिंग लिखा है इसके अंदर। तो डबल लोडिंग हो गया, डबल NGX क्लोज हो रहा है। तो सबसे पहले एक लोडिंग को हटाना है और एक जो एलिमेंट एक्स्ट्रा क्लोज हो रहा है इस एलिमेंट को हटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आए, NGX इसको सिलेक्ट करके इसको हटा दिए, ठीक। और इसको हम सेव कर देंगे हैं। रिफ्रेश करते हैं, अब देखो लोडिंग अभी भी लिखा हुआ आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। गड़बड़ क्या है चेक करते हैं एक बार। वैसे गड़बड़ कुछ नहीं होना चाहिए, हमको लगता है पेज लोड नहीं हुआ ठीक से। एक बार फिर से पेज को देखो, जब आप स्पिनर ऐड कर लेना तो मैं आपको एक अपनी तरफ से टिप दे रहा हूँ कि एक बार कम्प्लीटली स्टॉप कर देना सर्वर, उसके बाद फिर से रिस्टार्ट करना, मतलब फिर से रन कराना अपने कोड को, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रन करा लेता हूँ और देख लेता हूँ कुछ रह तो नहीं गया कोई अच्छा हाँ, एक पॉइंट रह गया है, वो है angular.js पे angular.json फाइल के अंदर जाके स्टाइल CSS में इनकी खुद की स्टाइल है, उसको ऐड करना है, ठीक है। तो उसको ऐड करने के लिए आपको ऊपर मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा और ऊपर और ऊपर और ऊपर, ये रहा, ठीक। तो ये फाइल को आपको यहाँ पे कॉपी करनी है। मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसे पेस्ट कहाँ करना है, angular.json फाइल में कॉन्फ़िगर करना है। तो angular.json फाइल एकदम नीचे के थोड़ा सा 4-5 फाइल ऊपर होगा, ये रहा, और इसके स्टाइल CSS ये रहा। यहाँ मैं कॉमा लगाऊंगा और उसके बाद पेस्ट कर दूंगा और उसके बाद सेव कर दूंगा और अब मेरा ये प्रोजेक्ट चल जाएगा। तो एक बार इसके angular.json में कुछ भी अपडेट करने के बाद अपना सर्वर टर्मिनेट करना, फिर से रिस्टार्ट करना जैसा मैं कर रहा हूं, तो आपका 100% प्रोजेक्ट चल जाएगा। तो आज के लिए पूरे वीडियो में इतना ही, इससे ज़्यादा मेरे पास ज्ञान देने के लिए भी नहीं बचा है कुछ, ठीक है। अब जितना भी वीडियो डालूंगा कोशिश करूंगा कि मैं प्राइवेटली बताऊं, जिससे कि बहुत लोग को हेल्प की ज़रूरत होती है, बहुत लोग को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो उनको मैं प्राइवेटली सपोर्ट दे सकूं। अगर आप लोग की हेल्प रहा, आप लोग अच्छे से हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो मैं एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर लूँगा आप लोग की हेल्प करने के लिए, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम रेस्टोरेंट एप्लीकेशन ला रहे हैं जो कि पेड मेंबरशिप के लिए होगा। आपको एटलीस्ट मेंबरशिप लेना पड़ेगा। अगर आप सबसे कम वाला मेंबरशिप लेते हैं तो उसमें आपको सिंपली आपको वीडियो मिलेगा देखने को, आप वीडियो देख के अपना खुद कोड लिख सकते हैं। अगर आप उससे ऊपर वाला लेते हैं तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा कोड का और आपको कोडिंग भी मिल जाएगी। और आप डायमंड प्लान लेते हैं तो आप किसी भी प्रोजेक्ट में, एंगुलर से रिलेटेड किसी प्रोजेक्ट में आप API कॉल में फंस रहे हैं, डेटा हैंडल करने में प्रॉब्लम हो रही है, एरर में फंस रहे हैं, तो मैं आपको 24 आवर सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ जब आप मेरा डायमंड प्लान लेते हैं। तो ये रहा आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़, इसको आप समझ लो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, इम्पॉर्टेंट वीडियो प्राइवेट वीडियोज़ पे अपलोड होंगी, क्योंकि प्राइवेट में मैं सारे अथेंटिकेशन और पेमेंट गेटवे से रिलेटेड चीज़ बताने वाला हूँ। ERP जैसे प्रोजेक्ट पे वर्क करूँगा, CRM जैसे वर्क पे प्रोजेक्ट करूँगा। बहुत हुआ क्रेडिट सिस्टम, बहुत हुआ स्मॉल प्रोजेक्ट, अब खेलेंगे तगड़े प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है। तो प्राइवेट में अगर आपको मेंबरशिप लेना है तो आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट करके मेंबरशिप ले लीजिए। मुझे पता चल जाएगा कौन
बंदा कैसा मेंबरशिप लिया है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट डन हो चुका है और अब हम चेक करने वाले हैं एक बार लोडिंग को। फ़िलहाल ये सारी चीज़ें हमारी वर्क कर रही है, आप एक बार लोडिंग चेक कर लेना, आपका वर्क करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।